U48 हिंदी। परिवार का अयस्क एक लाश की खान से था जिसमें लाशें छिपी हुई थीं। 5 खनन कृषक जो पहले गायब हो गए थे, उन्हें खदानों में लाशों द्वारा खाकर एक भयानक मौत का सामना करना पड़ा था। झांग क्वान ने लोगों को मार डाला, लाशें खरीदी, लाशों को परिष्कृत किया और परिष्कृत लाशों को लू परिवार तक पहुंचाया। और लू परिवार ने इन लाशों को खदानों में छिपा दिया। उन्होंने एक सख्त संरचना भी बनाई जिससे लाशों को दूर रखा गया ताकि कोई उन्हें देख न सके। मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं। लू परिवार वास्तव में क्या करना चाहता था और लू परिवार में उस गद्दार की पहचान वास्तव में क्या थी। मुहुआ ने कड़ी सुरक्षा वाली खदान पर नजर डाली। इतनी अधिक जनशक्ति और संसाधन जुटाने के लिए, एक संरचना स्थापित करने के लिए, खदान की रक्षा करने के लिए, लू परिवार में उस गद्दार को कम से कम एक वास्तविक शक्ति धारक एल्डर या शायद एक श्रद्धेय अतिथि एल्डर होना चाहिए। जब तक उस गद्दार को बाहर निकाला जाएगा, सब कुछ आसानी से सुलझ जाएगा। लेकिन ये गद्दार कौन हो सकता है? मुहुआ के पास उस समय कोई सुराग नहीं था और लौटने के बाद भी वह इस बारे में सोचता रहा। यहाँ तक कि भोजन करते समय भी वह कुछ विचलित रहता था तथा भोजन करते समय दिवास्वप्न देखता रहता था। बाय जिक्सी ने उसे अपनी कोहनी से धक्का दिया और धीरे से कहा, अपना खाना ठीक से खाओ। ओह! मुहुआ अपने होश में आया और सिर हिलाया। बाय जिशिंग ने फिर झुककर धीरे से पूछा, आप किस बारे में सोच रहे हैं? मुहुआ ने मिस्टर जुआंग की ओर देखा कि मिस्टर जुआंग उनकी फुसफुसाहट सुनने की जहमत उठाए बिना अकेले ही शराब पी रहे थे और फिर धीरे से बोले, मैं लू परिवार के मामले के बारे में सोच रहा हूँ। क्या बात है? बाय जिशेन की आंखें चमक उठीं। मुहुआ एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन यह महसूस करते हुए कि इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने बाय जिशेन को माइनर हिडन स्पिरिट सेक्ट के गद्दार लू परिवार की खानों और लाश की खेती के बारे में बताया। बाय जिशिंग ने अपने होठों को चाटा, मैंने तुमसे कहा था, लू परिवार अच्छा नहीं है। फिर उसकी भौहें फिर से सिकुड़ गईं, उसे खुद पर शक हुआ। हमारा बाय परिवार भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। बाय जिक्सी ने असहाय होकर कहा, बाय परिवार की स्थापना सैन्य उपलब्धियों पर हुई थी। बाय जिशिंग स्तब्ध रह गया, फिर उसने राहत की सांस ली। खैर, सैन्य उपलब्धियां अभी भी स्वीकार्य थीं। इसका मतलब था कि उन्हें युद्ध के मैदान में वैध लड़ाई के माध्यम से अर्जित करना। बाय जिशिंग ने फिर मुहुआ से पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं लू परिवार के भीतर छिपे हुए माइनर हिडन स्पिरिट सेक्ट के गद्दार को ढूंढना चाहता हूं। मुहुआ ने सोचा, संपूर्ण आध्यात्मिक धुरी संरचना उसके कब्जे में होनी चाहिए। जिसने झांगक्वान से लाशें खरीदी थी, वह संभवतः वही है। लू परिवार को लाशें इकट्ठा करने और लाश की खान स्थापित करने का निर्देश देने वाला भी वही होना चाहिए। मदद की जरूरत है। बाय जिशिन कोशिश करने के लिए उत्सुक था। बाय जिक्सी ने भी मुहुआ की ओर देखा, निहितार्थ स्पष्ट था। मुहुआ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। ठीक है। अच्छे दांव लगाने के लिए अच्छे बाढ़ की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह जैसे किसी नायक का समर्थन करने के लिए अच्छे साथियों की जरूरत होती है। वह वास्तव में इस मामले को अकेले नहीं संभाल सकता था, अपने छोटे भाई और छोटी बहन की मदद से ये बहुत आसानी से हो जाएगा। श्री जुआंग ने शराब पीते हुए अपने 3 छोटे शिष्यों की ओर देखा जो एक साथ बैठे थे, कुछ बुदा रहे थे और चर्चा कर रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक संतुष्ट थी। तभी उसके हृदय में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। एक क्षण के लिए उन्होंने वर्षों पहले के अपने 3 छोटे शिष्यों को भी एक साथ इकट्ठे होकर साधना और खेल करते हुए देखा। लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो गया, जैसे धुआं छट गया हो। समय उड़ता है, चीजें बदलती हैं और लोग बदलते हैं। श्री जुआंग उदास दिखे और हल्की सी आह भरी। ... भोजन के बाद मुहुआ के तीनों लोग लू परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलग अलग निकल पड़े। मुहुआ सबसे पहले हाउसिंग एजेंसी के कर्मचारियों को खोजने गए, अर्थात वह स्पष्टवादी और चतुर हाउसिंग एजेंसी का कर्मचारी जिसने उसे गुफा आवास बेचा था। जब हाउसिंग एजेंसी के कर्मचारी ने मुहुआ को देखा तो उसके चेहरे पर सम्मान की भावना थी, लेकिन साथ ही थोड़ा डर भी था। जब मुहुआ ने उसका नाम लिया तो हाउसिंग एजेंसी का कर्मचारी थोड़ा परेशान हो गया। युवक सज्जन, आप किसी और को क्यों नहीं चुनते? मुहुआ ने सोचा, क्यों? आवास एजेंसी का कर्मचारी घबराकर हंसने लगा। पिछली बार जब वह मुहुआ को गुफा आवास दिखाने ले गया था तो मुहुआ की पैनी नजरों ने 1 दर्जन से अधिक खामियां पाईं, संरचना को बेकार घोषित कर दिया और कीमत लगभग आधी कर दी। अब मुहुआ की स्पष्ट लेकिन कुछ हद तक गहरी निगाहें देखकर वह थोड़ा भयभीत महसूस कर रहा था।
यद्यपि श्री झेंग ने इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया, फिर भी उसके लिए अपने सहकर्मियों के सामने सिर उठाना असंभव हो गया। अब उन्होंने उसे हाफ कटर उपनाम दे दिया था। इसका मतलब ये था कि जब उसके साथ बातचीत की जाए तो कीमत आधी करके शुरुआत करनी चाहिए। हाउसिंग एजेंसी के कर्मचारी ने विनम्रता से मना कर दिया, मेरी योग्यताएं अपर्याप्त हैं, मैं नहीं। मुहुआ ने उसके हाथ में 2 आत्मा पत्थर रख दिए और सांत्वना दी। मैं बस इधर उधर देख रहा हूं, खरीद नहीं रहा हूं। 2 स्पिरिट स्टोन्स ने हाउसिंग एजेंसी के कर्मचारी के दिल को गर्म कर दिया। आवास एजेंसी का कर्मचारी एक क्षण के लिए झिझका, लेकिन फिर अनुमान लगा लिया, क्या आप वास्तव में सिर्फ देख रहे हैं और खरीद नहीं रहे हैं? हम मुहुआ ने मासूमियत से ईमानदारी से जवाब दिया। हाउसिंग एजेंसी का कर्मचारी मुहुआ का विरोध नहीं कर सका, और निश्चित रूप से वह अपने हाथ में मौजूद स्पिरिट स्टोन्स का भी विरोध नहीं कर सका। इसके अलावा मुहुआ ने कहा था कि वह कुछ भी नहीं खरीदने जा रहा है। न खरीदना अच्छा था। यदि वह खरीद नहीं रहा होता तो वह कीमत पर मोलभाव नहीं करता। ठीक है, आवास एजेंसी के कर्मचारी ने प्रसन्नतापूर्वक सहमति व्यक्त की। इसलिए उन्होंने मुहुआ को दक्षिण यू शहर की उत्तरी सड़क पर कुछ घरों के बीच टहलाते हुए मार्गदर्शन किया। ये सभी घर लू परिवार की संपत्ति का हिस्सा थे। मुहुआ ने लू परिवार से संबंधित कुछ समाचारों के बारे में पूछताछ करने का भी अवसर लिया। जब वह पूछ रहा था तो आवास एजेंसी के कर्मचारी को यह एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह सीधे पूछने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह केवल सूक्ष्म संकेत ही दे सका। युवक सज्जन, क्या आप संयोग से लू परिवार के खिलाफ कोई द्वेष रखते हैं? कोई शिकायत नहीं है। मुहुआ ने कुछ शर्मिंदा होने का नाटक किया, बात बस इतनी है कि लू परिवार का मुखिया चाहता है कि मैं लू परिवार की किसी लड़की से शादी करूं, और मैं इस जगह से अपरिचित हूं, इसलिए मैं बस लू परिवार की स्थिति के बारे में चुपचाप पूछताछ करना चाहता था। लू परिवार की लड़की से शादी करो। परिवार में शादी। आवास एजेंसी के कर्मचारी के चेहरे पर प्रशंसा और दया दोनों झलक रही थी। लू परिवार के मुखिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से बोलकर विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए इस युवा सज्जन में सचमुच कुछ खास होना चाहिए। लेकिन ये कितनी दुख की बात है कि यह सिर्फ परिवार में शादी करने के बारे में है। आज के समय में कौन सा योग्य साधक किसी परिवार में विवाह करने को तैयार होगा? आवास एजेंसी के कर्मचारी वास्तव में मुहुआ का कुछ सम्मान करते थे। हालांकि जब सौदेबाजी की बात आई तो मुहुआ ने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी। आवास एजेंसी के कर्मचारी ने सलाह देने से पहले एक क्षण तक अपने विचारों पर विचार किया। युवक सज्जन, ये शब्द सुनने में शायद अच्छे न लगें, लेकिन लू परिवार कोई अच्छी जगह नहीं है। अगर आप लू परिवार में शामिल होने का इरादा रखते हैं तो बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। मुहुआ की निगाहें झपक गईं, फिर उसने आह भरी और कहा, मैं वास्तव में नहीं चाहता, लेकिन मुहुआ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। लू परिवार की युवती सचमुच काफी खूबसूरत है। आवास एजेंसी का कर्मचारी दंग रह गया, फिर उसने भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। वास्तव में सुंदर होना निस्संदेह एक ठोस कारण है। वह एक सुंदर लड़की को पसंद करता है, इसलिए वह उससे परिवार में शादी कर लेता है। मुहुआ भोली और मासूम लग रही थी। आवास एजेंसी के कर्मचारी को उसकी ईमानदारी पर संदेह नहीं था। वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। अब मुहुआ के पूछे बिना ही उसने लू परिवार के बारे में वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था, मानो बांस की नली से फलियां उड़ेल रहा हो। लू परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। ऐसा कहा जाता है कि वह पहले ही क्यूई फाउंडेशन के मध्य चरण तक पहुंच चुका है। परिवार के मुखिया के नीचे कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनके पास वास्तविक शक्ति होती है। 1 या 2 क्यूई फाउंडेशन मध्य चरण में होते हैं, जबकि बाकी ज्यादातर फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में होते हैं। सभी को परिवार के मुखिया का विश्वासपात्र और मुख्य लू वंश का हिस्सा माना जाता है। यदि आप इस परिवार में विवाह करना चाहते हैं तो आपको इन शाखाओं में से चुनना होगा। लू परिवार के मुखिया से संबंधित किसी एक को चुनना सबसे अच्छा है। इस तरह आप परिवार के मुखिया के कृपापात्र बनेंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। उनके अलावा कुछ अतिथि बुजुर्ग भी हैं। वे एक अलग स्थिति रखते हैं, उनके पास अलग अलग स्तर की शक्ति होती है तथा वे अधिकतर रक्त या विवाह के माध्यम से अन्य कुलों या संप्रदायों से जुड़े होते हैं। निस्संदेह इन अतिथि बुजुर्गों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कम चर्चा में रहते हैं और जनता की नज़रों से दूर रहते हैं। यदि आपकी नज़र अच्छी है और आप उनमें से किसी के साथ विवाह संबंध बना सकते हैं और उनके नाम से विवाह कर सकते हैं,
तो आपको अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है तथा कुछ शीर्ष गुप्त विरासतें भी मिल सकती हैं। शक्तिशाली बुजुर्गों के नीचे कुछ साधारण बुजुर्ग हैं। नियमित शक्तिहीन बुजुर्ग केवल थोड़ा सा रक्त संबंध रखने वाले पार्श्व शाखाओं के सदस्य, सीमांत अतिथि बुजुर्ग, अधिक योग्यता न रखने वाले समर्थक इत्यादि। ये अपने आप को इससे जोड़ने लायक नहीं है, विशेष रूप से आप जैसे युवा सज्जन के लिए जो एक फॉर्मेशन मास्टर हैं। बिल्कुल। आवास एजेंसी का कर्मचारी थोड़ा रुका, फिर बोला, जब तक कि वे असाधारण सुंदर युवा महिला किसान न हो जो साम्राज्यों और शहरों को ध्वस्त करने में सक्षम हो, यह एक अलग कहानी है। कुछ देर सोचने के बाद आवास एजेंसी के कर्मचारी ने सलाह दी, फिर भी मेरी राय में किसी भी परिवार में शादी न करना ही बेहतर है। सुंदरता से पेट नहीं भरता और आपको इसके पीछे अपना रास्ता नहीं खोना चाहिए। यदि आप किसी परिवार में विवाह करना चाहते हैं तो शक्ति और लाभ के लिए ऐसा करें तथा केवल दिखावे के आधार पर आवेगपूर्ण तरीके से कार्य न करें। आवास एजेंसी के कर्मचारी ने वाक्पटुता और समझदारी से बात की। अचानक उसने महुआ की ओर देखा, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और पूछा, युवक सज्जन, क्या आपने अपनी छोटी बहन के बारे में सोचा है? महुआ अचंभित रह गया, क्या विचार करें? बेशक, शादी करूंगी। इस पर महुआ का चेहरा सचमुच लाल हो गया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी चिढ़ गई। उसने आक्रोश से कहा, वह मेरी छोटी बहन है। आवास एजेंसी के कर्मचारी ने खुद से बुदबुदाया, जूनियर सिस्टम में क्या खराबी है? क्या वह सबसे अच्छी जोड़ी नहीं है? एक ही संप्रदाय में पले बड़े बचपन के प्रेमी, और वह सचमुच बहुत सुंदर है। गरिमापूर्ण और सुंदर दोनों साथ में वे स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह दिखते थे। एक के पास अच्छे नैन नक्श और स्पष्ट आंखें थीं, जबकि दूसरे के पास चमकदार आंखें और सफेद दांत थे, मानो कोई सुनहरा लड़का और जेड लड़की हो। लेकिन ये शब्द केवल आंतरिक रूप से ही बुदबुदाए गए थे। इसके बाद महुआ ने लू परिवार से संबंधित कुछ अन्य बातें पूछीं, और यहाँ तक कि जिन बुजुर्गों, अतिथि बुजुर्गों और समर्थकों के बारे में उसने जाना था, उन्हें एक कागज पर लिख लिया। उसने वापस जाकर यह पता लगाने की योजना बनाई कि माइनर हिडन स्पिरिट सेक्ट में से कौन गद्दार होने की सबसे अधिक संभावना है। आवास एजेंसी के कर्मचारी ने सोचा कि महुआ विवाह प्रस्ताव पर विचार कर रही है और वह अफसोस से भर गया। बाद में महुआ किंगलान को खोजने के लिए नान्यू इन में गया। 100 फूल टॉवर की घटना के बाद सीटू फोंग ने महिला वेश्यालय की रखवाली करने वाली से किंगलान की बिक्री का दस्तावेज मांगा और उसे बाहर निकालकर सराय में बसाया। किंगलान ने सराय में सफाई और खाना पकाने में मदद की और स्वतंत्र हो गई। वह एक गरीब खान किसान परिवार से आई थी, जमीन से जुड़ी और मेहनती थी। 100 फ्लावर टॉवर से निकलने और खुद को खुश करने या दूसरों की यौन सेवा करने की जरूरत न होने के कारण उसकी आत्मा में काफी सुधार आया। जब उसने महुआ को देखा तो किंगलान आभारी और खुश थी। उन्होंने स्वयं महुआ के लिए चाय बनाई और पेस्ट्री परोसी। महुआ ने फिर पूछा, बहन किंगलान, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? लू परिवार के बारे में। किंगलान थोड़ा हैरान हुआ, फिर सिर हिलाया और जवाब दिया, जरूर, आप पूछ सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। एक पल सोचने के बाद महुआ ने जिनहुआ स्ट्रीट से शुरू करते हुए सवाल पूछना शुरू कर दिया। जिनहुआ स्ट्रीट पर काफी समय बिताने और कई किसानों से मिलने के कारण किंगलान ने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। किंगलान ने कुछ देर तक सोचा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जिनहुआ स्ट्रीट का मामला अब दिवंगत लू परिवार के पुराने पूर्वज से शुरू होना चाहिए। परिवार के पुराने पूर्वज, जिन्हें पूंजीवादी लू उपनाम से जाना जाता था। पूंजीवादी लू। महुआ चौंक गया। किंगलान ने सिर हिलाया, इसका मतलब है कि वह लालची और स्वार्थी है। वह खनन करने वाले किसानों से बेरहमी से खनन कर रहा है, मानो वह उनकी खाल उतार रहा हो। किंगलान ने आह भरते हुए कहा, यही बात मेरे माता पिता ने मुझे बताई थी जब वे जीवित थे। उस समय मैं युवा था और इसे एक कहानी से अधिक कुछ नहीं समझता था, इसके पीछे छिपे हृदय दर्द को नहीं समझ पाता था। ऐसा कहा जाता है कि कई 100 साल पहले लू परिवार एक साधारण कबीला था जिसके पास कुछ खदानें थीं, न तो बहुत शक्तिशाली था और न ही बहुत कमजोर, और दक्षिण यू शहर में उसका एक स्थान था। लेकिन लू परिवार से ज्यादा प्रभावशाली कई अन्य परिवार भी थे, इसलिए लू परिवार ज्यादा प्रभावशाली नहीं था जब तक लू परिवार के पुराने पूर्वज सत्ता में नहीं आ गए। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई अन्य खनन परिवारों के साथ मिलकर स्पिरिट पैक्ट तैयार किया, जिसमें वे एक साथ आगे बढ़े और पीछे हटे तथा सामूहिक रूप से खनन कृषकों के मुआवजे को दबाया। ये प्रतिदिन एक 5 भाग वाला स्पिरिट स्टोन हुआ करता था।
लू परिवार ने नियम बनाए और खामियों को दूर किया, जिसके कारण खनन साधकों को कम से कम स्पिरिट स्टोन मिलने लगे। धीरे धीरे ये घटकर 3 भाग, 1 भाग और अंततः प्रतिदिन केवल 1 स्पिरिट स्टोन रह गया। खनन काश्तकारों का जीवन और भी कठिन हो गया, लेकिन लू परिवार ने अधिक आत्मा पत्थर अर्जित किए। आत्मिक पत्थर अर्जित करने के बाद वे फिर आनंद में लिप्त होना चाहते थे। दक्षिण यू शहर उजाड़ था और मनोरंजन के लिए बहुत कम जगहें थीं, इसलिए लू परिवार के पुराने पूर्वज ने अपना खुद का शहर बनाने के बारे में सोचा। इस प्रकार जिन्हुआ स्ट्रीट अस्तित्व में आए। पूंजीपति लू, जिसे लू परिवार का पुराना पूर्वज भी कहा जाता है, खाने पीने, वेश्यावृत्ति और जुए में लिप्त था, इसलिए जिन्हुआ स्ट्रीट में जुआघरों और वेश्यालयों में वह सब कुछ था जिसकी कोई इच्छा कर सकता है। इस तरह उन्होंने खनन कृषकों द्वारा जीवन को जोखिम में डालकर अर्जित आत्मा पत्थरों को जुआघरों और वेश्यालयों में बर्बाद कर दिया। अपने माता पिता के भूख से मरने तक कड़ी मेहनत करने के विचार से किंगलान की आंखों में आंसू आ गए। उसकी उंगलियां इतनी कसकर भींचने से सफेद हो गईं। मो हुआ ने भी सुनते हुए गहरी भौहें चढ़ाईं। किंगलान ने खुद को संभाला, आंखें लाल की और आगे कहा, जिन्हुआ स्ट्रीट खोलना, खाना पीना प्राप्त करना, जुआघर स्थापित करना आसान था, लेकिन वेश्यालय खोलने के लिए उनके पास लड़कियों की कमी थी। परिवार की महिलाएं ऐसा कभी नहीं करेगी, वे वेश्यालयों में खुद को नहीं बेचेंगी, कम से कम खुलेआम तो नहीं। इसलिए लू परिवार ने खनन काश्तकारों पर अपनी नजरें गड़ा दी। उन्होंने खनन साधकों के साथ बुरा व्यवहार किया, संरचनाओं को ठीक नहीं किया, गंदी क्यूई को साफ नहीं किया, और खनन के लिए आध्यात्मिक कलाकृतियां भी पुरानी और घिसी हुई थीं। ये सब खनन साधकों को चोट पहुंचाने या यहां तक कि उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए किया गया था। चोटों का इलाज करने की आवश्यकता है और मृतकों को दफनाने की आवश्यकता है। इन सभी के लिए स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है। आत्मिक पत्थरों के बिना वे केवल उधार ही ले सकते थे। इसके बाद लू परिवार ने ऊंची ब्याज दरों पर पैसा उधार दिया, जिससे खनन काश्तकारों पर स्पिरिट स्टोन्स का भारी कर्ज चढ़ गया। जब खनन कृषक अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे, तो उनके पास कर्ज चुकाने के लिए अपने बच्चों को लू परिवार को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। लड़कों को नौकर या परिचारक बनाया जाता था, लड़कियों को वेश्यालयों में फेंक दिया जाता था, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते थे और ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए भेज दिया जाता था। किंगलान के लिए आगे बोलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मो हुआ को भी दिल का दर्द महसूस हुआ। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि जिन्हुआ स्ट्रीट की समृद्धि खनन कृषकों की पीड़ा पर आधारित थी। वेश्यालयों की महिलाएं प्रसन्न और मुस्कुराती हुई दिखती हैं, फिर भी उनके मुखौटे के नीचे खून के आंसू बहते हैं। खनन कृषकों का जीवन जितना कठिन होता गया, जिन्हुआ स्ट्रीट उतनी ही अधिक भव्य होती गई। मो हुआ ने फिर पूछा, क्या अन्य परिवार भी ये काम करते हैं? किंगलान ने सिर हिलाया और फिर अपना सिर हिलाया। सबसे पहले लू परिवार और कुछ अन्य परिवारों ने मिलकर ऐसा किया था, लेकिन अन्य परिवार लू परिवार की तरह निर्दयी नहीं थे, उनके तरीके इतने उग्र नहीं थे, और धीरे धीरे उन्हें या तो लू परिवार में मिला लिया गया या उन्हें अपनी खदानें लू परिवार को बेचनी पड़ी और अन्य शहरों में जाना पड़ा। धीरे धीरे लू परिवार दक्षिण यू शहर में एकमात्र शक्ति बन गया। मो हुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लू परिवार द्वारा की गई ऐसी हरकतें, उन्होंने ताओवादी कानूनों का उल्लंघन किया होगा। क्या ताओवादी न्यायालय ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया? किंगलान ने सिर हिलाया। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले दरबारी नेता, जो बुराई से इस तरह नफरत करते थे जैसे कि वह उनका दुश्मन हो, लू परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। लू परिवार ने सही लोगों को रिश्वत दी और उसका तबादला करवा दिया। उत्तराधिकारियों ने पहले तो कार्रवाई का दिखावा किया, लेकिन कई दिनों तक लू परिवार के वेश्यालयों में जाने और आत्मा पत्थरों की कुछ पेटियां प्राप्त करने के बाद वे लू परिवार के साथ मिलीभगत में लग गए। मो हुआ समझ गया, ये न्यायालय नेता वर्तमान न्यायालय नेता कियान होना चाहिए। लू परिवार के साथ गठबंधन में मो हुआ को कुछ और याद आया और उसने पूछा, क्या लू परिवार के पुराने पूर्वज का निधन हो गया है? किंगलान ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ प्रसन्न थी। मृत। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अधिक बुराइयां की और बिना किसी रोक टोक के अपने सुखों में लिप्त रहे, जिससे उनके मन में दुष्ट विचार उत्पन्न हुए, जिसके कारण उनकी साधना के दौरान एक दुर्घटना घटी और 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन खनन करने वाले किसानों ने भोजन के लिए अपने पैसे ले लिए और उसकी जगह पटाखे खरीद लिए और उन्हें पूरे दिन जलाते रहे। लू परिवार इसे रोक नहीं सका। इस बूढ़े कमीने का अंत ठीक ही हुआ, वह ऐसे शोरगुल के बीच मर गया। मो हुआ ने मन ही मन सोचा,
लेकिन मरने से पहले 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने के कारण उन्हें पहले से ही हल्के में लिया जा रहा था। मो हुआ ने एक पल सोचा, फिर पूछा, लू परिवार के पुराने पूर्वज के निधन के बाद क्या लू चेंगयुन ही अगला परिवार मुखिया बना? हाँ, किंगलान ने सिर हिलाया। क्या लू चेंगयुन बुरा है? मो हुआ ने पूछा। किंगलान ने अपनी भौहें सिकोड़ी, कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक ठाक, मुझे लगता है कोई खास अच्छा नहीं, लेकिन लू परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में उसे एक अच्छा व्यक्ति माना जा सकता है। वह खनन कृषकों पर इतना कठोर नहीं था। यदि कोई खनन साधक मर जाता है तो भी लू परिवार उसकी क्षतिपूर्ति के लिए स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करेगा। कई चीजें लू परिवार के पुराने पूर्वज जितनी अत्यधिक नहीं थीं। यद्यपि खनन कृषकों के लिए जीवन अभी भी कठिन था, क्योंकि वे हमेशा से कष्ट झेलते आए थे, वे इसके आदी हो चुके थे, इसलिए बहुत से लोग उन्हें कोसते नहीं थे। लू परिवार के पुराने पूर्वज के विपरीत। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। यह उनकी धारणा से लगभग मिलता जुलता था। लू चेंगयुन सौम्य और परिष्कृत था, लेकिन उसकी योजनाएं गहरी थीं। वह लू परिवार के हितों को एक दिशानिर्देश के रूप में लेता था, बहुत दूर जाने के बिना स्थिरता से कार्य करता था। फिर भी वह खनन कृषकों के साथ दयालु व्यवहार करने के लिए पारिवारिक खदानों के लाभों को नहीं त्यागता था। मो हुआ ने आगे पूछा, बहन किंगलान, क्या आपने कभी 100 फूलों वाले टॉवर में लू परिवार के बुजुर्गों को देखा है? किंगलान ने सिर हिलाया, मैंने कुछ देखे हैं। क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई विशेष रूप से संदिग्ध है? किंगलान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, कैसा संदेह? मेरा मतलब है। मो हुआ ने एक पल सोचा और कहा, कोई ऐसा व्यक्ति जो संरचनाओं को समझता है लेकिन लू परिवार का व्यक्ति नहीं लगता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो चुपके से घूमता है और जिसका बुरे काम करने का तरीका दूसरों से अलग है। कुछ देर सोचने के बाद किंगलान ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैंने तो बस दूर से ही उन्हें देखा है और उनसे वास्तव में कोई बातचीत नहीं की है। फिर उसने कहा, लेकिन चूंकि आपने संदिग्ध का उल्लेख किया है, इसलिए दक्षिण यू संप्रदाय का वह बुजुर्ग जो आपको पिछली बार यहाँ लाया था, वास्तव में काफी संदिग्ध है। मो हुआ चौंका, दक्षिण यू संप्रदाय? एल्डर सू? हम। किंगलान ने सिर हिलाया, उसका उपनाम सू है। मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा, उसमें क्या संदिग्ध है? किंगलान ने हैरानी से कहा, वह स्पष्ट रूप से नियमित रूप से यहाँ आता है, फिर भी वह अपरिचित होने का नाटक करने पर जोर देता है। क्या ये बहुत संदिग्ध नहीं है? मो हुआ की आंखें बदल गईं और उसने धीरे से पूछा, क्या एल्डर सू 100 फ्लावर टॉवर के नियमित सदस्य हैं? हाँ, वह अक्सर आता था और 100 फ्लावर टॉवर को लगभग अपना घर मानता था। मो हुआ आश्चर्यचकित था। उसने अनुमान लगाया कि एल्डरसू परिचित थे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एल्डरसू इतने परिचित होंगे। सचमुच, दिखावा धोखा दे सकता है। किंगलान ने मो हुआ की ओर देखा और दुविधा में लग रही थी। एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अंततः अपनी आवाज धीमी करके बोली, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं और तुम्हें ये किसी और को नहीं बताना चाहिए। उत्सुकतावश मो हुआ ने तुरंत सिर हिला दिया। करीब झुककर किंगलान ने फुसफुसाते हुए कहा, वह एल्डरसू, जिसका एक समय बिल्डिंग में सिस्टर शुइक्सियन के साथ घनिष्ठ संबंध था। एक समय तो वह उसकी आज़ादी भी खरीदना चाहता था। बाद में मैंने सुना कि सिस्टर शुइक्सियन एल्डरसू के बच्चे की मां बनने वाली थी। मो हुआ अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एल्डरसू का ऐसा रोमांटिक संबंध होगा। बच्चे का क्या हुआ? किंगलान ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। शुइक्सियन के बारे में क्या? किंगलान ने आह भरते हुए कहा, वह मर गई। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। किंगलान को पछतावा हुआ और थोड़ा दुख हुआ। बहन शुइक्सियन एक अच्छी इंसान थी, सुंदर थी, अपने हाथों से कुशल थी और लोगों के साथ दयालुता से पेश आती थी। लेकिन किसी तरह वह मर गई। ऐसा लग रहा था कि एल्डरसू कुछ समय के लिए दुखी थे, कुछ जांच करना चाहते थे, लेकिन अंत में ये कहीं नहीं पहुंचा। संभवतः कुछ भी नहीं मिला। किंगलान ने अपना सिर नीचे कर लिया। हमारे जैसे लोगों के लिए हमारी जान सस्ती है, मृत तो मृत है। ताओवादी न्यायालय को इसकी परवाह नहीं होगी। लू परिवार को कोई आपत्ति नहीं है और वेश्यालय के रखवालों को बस एक ऐसे शरीर को खोने का अफसोस होगा जो आत्मा के पत्थर कमा सकता था। चाहे हम जीवित रहें या मर जाएं, वे इसे दिल पर नहीं लेते हैं और इस दुनिया में कोई भी इसे दिल पर नहीं लेगा। किंगलान की आवाज धीमी होती गई और उसका चेहरा अधिकाधिक उदास होता गया। मो हुआ को भी अपने दिल में बेचैनी महसूस हुई। किंगलान ने अपना सिर नीचे झुका लिया। काफी देर बाद जब उसने देखा कि मो हुआ भी उदास लग रहा है, तो वह चौंक गई, अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली,
युवा स्वामी, मुझे माफ करें, मुझे इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना कहने के बाद उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। युवा स्वामी के बिना मैं संभवतः दुख की इस खाई से बच नहीं पाता। मैं अभी भी 100 फुट टॉवर में हो सकता हूँ, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने शरीर से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और फिर एक दिन अनजाने में मर जाऊंगा। अब मुझे अन्य लोगों की राय की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना भरण पोषण स्वयं कर सकता हूँ, जो कि किसी भी अन्य चीज से बेहतर है। किंगलान की निगाहें स्पष्ट थीं, उसका स्वर गंभीर था। यद्यपि उसकी आंखें लाल थीं, फिर भी उसकी निगाहें बहुत दृढ़ थीं। मोहुआ को अपने दिल में कुछ राहत महसूस हुई। सराय से निकलकर मोहुआ सड़क पर चलने लगा। दक्षिण की ओर देखने पर वहां खदानें थीं। उत्तर की ओर देखने पर वहां शानदार लू परिवार का निवास था, और रात होते ही जिन्हुआ स्ट्रीट जगमगा उठती, चकाचौंध और अनैतिकता की दुनिया। खनन कृषक उनके लिए परिश्रम करते थे, उनके बच्चे उनके आनंद के लिए दास और वेश्या बन जाते थे, आत्मा पत्थर कमाने के उपकरण बन जाते थे। वे ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों को रिश्वत देने और अन्य शक्तियों को लुभाने के लिए सौदेबाजी का साधन भी बन गए। मोहुआ की आंखों में एक ठंडी रोशनी हल्की सी झिलमिला रही थी। हुआ ने जानकारी एकत्र करना समाप्त किया और 4 शिष्यों और उनके गुरु के गुफा निवास पर लौट आया। बाय जिशेंग और बाय जिक्सी भी वापस आ गए थे, और उन्होंने मोहुआ के साथ जो सुराग खोजे थे उन्हें साझा किया। बाय जिशेंग ने बाजारों, चाय की दुकानों और रेस्तरां जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों का दौरा किया था, जहां उन्होंने ज्यादातर लू परिवार के कुकर्मों और घोटालों के बारे में सुना था। दूसरी ओर बाय जिक्सी ने दक्षिण यू शहर में कुछ महिला साधकों और साधकों की पत्नियों से मुलाकात की थी, और उसने ज्यादातर लू परिवार की गपशप और अफवाहों के बारे में सीखा था। मोहुआ ने जानकारी का सारांश देना शुरू किया और फिर संदिग्धों की सूची बनाई। और उसने गणना की, लू परिवार में गद्दार होने की सबसे अधिक संभावना किसकी थी। लेकिन लू परिवार बड़ा था और कबीले के रिश्ते जटिल और आपस में गुथे हुए थे, जिससे कम समय में उनकी जांच करना मुश्किल हो गया। वहां न केवल कबीले के स्थानीय बुजुर्ग लोग थे, बल्कि बाहर से आए अतिथि बुजुर्ग भी थे। कबीले के कुछ स्थानीय बुजुर्गों को वास्तव में कबीले का हिस्सा नहीं माना जाता था, जबकि कुछ बाहरी अतिथि बुजुर्ग विवाह के माध्यम से दूर के रिश्तेदार हो सकते थे। मोहुआ ने रिश्तों की इस उलझन भरी श्रृंखला को देखा और यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, ये बहुत अराजक है। बाय जिशेंग ने सिर हिलाया और कहा, कुल ऐसे ही होते हैं। परिवार जितना बड़ा होता है, रक्त रेखाएं, पारस्परिक संबंध और स्नेह उतने ही जटिल होते हैं। लू परिवार अभी भी प्रबंधनीय है, लेकिन अगर यह हमारा बाय परिवार होता तो यह और भी जटिल होता। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान भी अनुष्ठानों और उपहार देने में बहुत शिष्टाचार शामिल होता है। मोहुआ को सुनते सुनते थकान महसूस हुई और उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। बाय जिशेंग ने अपने सामने लू परिवार के रिश्तों के ढेर पर नजर डाली और पूछा, क्या आपके पास लू परिवार की वंशावली है? अगर आपके पास उनकी वंशावली होगी तो समझना ज्यादा आसान होगा, वरना यह सिर्फ एक बेतुका अनुमान होगा कि कौन किससे संबंधित है, कौन किससे पैदा हुआ था और किसका पिता एक ही है। लू परिवार की वंशावली, बाहरी लोगों को ऐसी चीज पर हाथ नहीं डालना चाहिए। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, फिर अचानक रुक गया। उन्हें याद आया कि लू परिवार के मुखिया लू चेंगयुन ने उन्हें एक विशेष वंशावली दी थी। ये वंशावली लू चेंगयुन ने मोहुआ को गुप्त रूप से दी थी ताकि वह परिवार में शादी करने के लिए उसे लुभा सके। मोहुआ ने अपना स्टोरेज बैग खोला और फॉर्मेशन पुस्तकों और फॉर्मेशन आरेखों के ढेर को खंगाला, इससे पहले कि उसे एक वंशावली मिल गई। बाय जिशेंग ने आश्चर्य से कहा, क्या ये वास्तव में आपके पास है? हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया, यह इसका केवल एक हिस्सा है, लेकिन इससे हमें चीजों को सुझाने में मदद मिल सकती है। एम्पायर पर और अधिक सामग्री खोजें। मोहुआ ने वंशावली फैलाई। वे तीनों पास आकर उसे देखने लगे। जब उन्होंने इसकी जांच की तो बाय जिक्सी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने मोहुआ की ओर उलझन भरी निगाहों से देखते हुए कहा, इस वंशावली में केवल युवा लड़कियों का ही उल्लेख क्यों है? बाय जिशेंग ने भी सहमति में सिर हिलाया, और वे सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। मोहुआ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। लू चेंगयुन ने इसे मुझे दिया, मुझे नहीं पता था। बाय जिक्सी की निगाहें संदेहपूर्ण हो गईं, सच में नहीं पता था? हाँ हाँ, मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया। बाय जिक्सी ने मोहुआ के चेहरे को देखा, उसकी आंखों में ईमानदारी देखी जब उसने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं, और बात को आगे न बढ़ाते हुए थोड़ा सिर हिलाया। किसी कारण से मोहुआ को राहत महसूस हुई।
इसके बाद तीनों ने लू परिवार के भीतर रिश्तों को सुलझाना शुरू कर दिया। ये वंशावली काफी सरल थी, जिसमें केवल मुख्य वंश, सहायक शाखाओं और लू परिवार से संबंधित अन्य महिलाओं का परिचय दिया गया था तथा उनके रक्त संबंधों और निकटता की डिग्री का विवरण दिया गया था। इसमें महिलाओं के चित्र भी शामिल थे। साथ ही इसमें संक्षेप में उनकी आध्यात्मिक जड़ों और प्रतिभाओं का परिचय भी दिया गया। इन विवरणों को संभवतः पारिवारिक रहस्य माना जाएगा। यदि मोहुआ की प्रतिभा इतनी असाधारण न होती, जो कम उम्र में ही प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर का पद प्राप्त कर चुकी होती, लू चेंगयुन ने संभवतः उसे यह वंशावली कभी नहीं दी होगी। वंशावली पूरी नहीं थी, इसमें लू परिवार के कुल संबंधों का केवल कुछ अंश ही शामिल था, लेकिन ये हिस्सा भी उन तीनों के लिए धागा दर धागा सुझाने के लिए पर्याप्त था, जिससे साधकों के बीच कबीले के रिश्तों को सरल बनाया जा सके। मोहुआ ने अंततः इसमें से 5 नाम अलग कर लिए: लू हुआई, लू हुआईशेंग, लू हुआई, पेई और जियांगलोंग। लू उपनाम वाले तीनों पुरुष थे जिन्होंने परिवार में विवाह किया था। इसके अलावा प्रत्येक को संरचनाओं की कम से कम बुनियादी समझ थी। लू परिवार में उनका काफी सम्मान था, उनके पास वास्तविक शक्ति थी तथा उन्होंने किसी न किसी समय खदानों का प्रबंधन किया था, यहाँ तक कि आज भी कभी कभी उनकी देखरेख करते हैं। पेई और जियांगलोंग दोनों के उपनाम अलग अलग हैं। एक सम्मानित योगदानकर्ता और दूसरा अतिथि बुजुर्ग। दोनों लू परिवार में अलग अलग पदों पर थे। एक ने लू परिवार की एक महिला से विवाह किया था, लेकिन ऐसा नहीं माना गया कि उसने विवाह किया था, जबकि अन्य ने परिवार के भीतर प्रशिक्षण सिखाया। सभी पांचों बहुत हद तक माइनर हिडन स्पिरिट सेक्ट के गद्दार जैसे दिखाई दिए। मोहुआ ने कहा, आइए इन 5 व्यक्तियों की गहन जांच से शुरुआत करें। बाई जिशेंग और बाई जिक्सी दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने 1 महीने तक निगरानी, अनुसरण और पूछताछ की, लेकिन कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिला। लू हुआई, लू हुआईशेंग और लू हुआई की शादी इसी परिवार में हुई थी, फिर भी उनकी शादी से पहले की पृष्ठभूमि स्पष्ट और पता लगाने योग्य थी। उनमें भी कोई खास बदलाव नहीं आया था। वे विवाह से पहले नम्र थे, लेकिन विवाह के बाद वे अहंकारी और दबंग हो गए। इस प्रकार का परिवर्तन मानव स्वभाव के अनुरूप था और इसे असामान्य नहीं माना गया। जहां तक पेई और जियांग लोंग का सवाल है, एक व्यक्ति शांतिपूर्वक साधना करता था, सांसारिक मामलों की चिंता किए बिना अपने काम में लगा रहता था, जबकि दूसरा दिन में प्रशिक्षण देता था और रात में जिन्हुआ स्ट्रीट पर मौज मस्ती करता था। लू परिवार के पतन से भ्रष्ट होने के बावजूद स्वेच्छा से लिप्त रहता था। ये लोग गहरी योजनाएं बनाने वाले नहीं लगते थे। वहां कोई अजीब या खूनी निशान नहीं पाया गया। मोहुआ हैरान हो गया, क्या मैंने गलत अनुमान लगाया होगा? इसके बाद के दिनों में कोई और प्रगति नहीं हुई। इस दिन तक एल्डर सू ने एक और निमंत्रण भेजा, जिसमें मोहुआ को चाय पर आमंत्रित किया गया। मोहुआ ने एक पल सोचा, उसके दिल में हल्की हलचल महसूस हुई और वह सहमत हो गया। एल्डर सू के लू परिवार के साथ अच्छे संबंध थे और लू चेंगयुन के साथ उनका गहरा रिश्ता था। लू परिवार के गद्दार को उजागर करने से पहले कम लेन देन करना बेहतर था, लेकिन इस समय कोई प्रगति न होने पर मोहुआ ने सोचा, क्यों न एल्डर सू के साथ चाय पी जाए और देखें कि क्या कोई सुराग सामने आ सकता है। मोहुआ के पास एक अकथनीय अंतर्ज्ञान था। उन्हें लगा कि एल्डर सू शायद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहे हैं। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जब से उन्होंने दिव्य इंद्रिय गणना सीखी और इसका उपयोग गठन सिद्धांतों को निकालने के लिए किया, तब से कभी कभी उन्हें यह पूर्वाभास हो जाता था कि उनके मन की गहराई में कुछ उभर कर सामने आने वाला है। उसके हृदय में एक अवर्णनीय अंतर्ज्ञान भी था। यह अंतर्ज्ञान बहुत स्पष्ट था, लेकिन जब उन्होंने विस्तार से इसकी जांच की तो कोई सूत्र नहीं मिला। ये वैसा ही महसूस हुआ जैसा मोहुआ ने संरचनाओं के भीतर ताओवादी अर्थ को समझा था। यह ऐसा था जैसे किसी धुंधली सी चीज को छू लिया हो जो पहाड़ों और नदियों से अलग थी, धुंधली और मायावी, जिसे समझना कठिन था। मोहुआ को याद आया कि श्री जुआंग ने एक बार कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें ताओ के साथ मिलती हैं। यदि संरचनाएं ताओ के अनुरूप हैं और सभी चीजें ताओ के अनुरूप हैं, तो क्या साधकों के कार्य और कर्म भी ताओ के अनुरूप हैं? यदि ऐसा है, तो क्या स्वर्गीय दाओ को समझकर कोई व्यक्ति कुछ हद तक भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है, सौभाग्य को आकर्षित कर सकता है और आपदा से बच सकता है? मोहुआ का मानना था कि श्री जुआंग कभी कभी बहुत ही अकल्पनीय तरीके से कार्य करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी स्वर्गीय रहस्य का पूर्वाभास हो। लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है?
संरचनाओं का अध्ययन करते रहें, संरचना सिद्धांतों को समझते रहें, महान दांव में प्रवेश करने के लिए गणना का उपयोग करते रहें। चीजों की प्रकृति को समझना, भाग्य और दुर्भाग्य की भविष्यवाणी करना, लाभ प्राप्त करना और हानि से बचना। यदि उसने सचमुच ये सीख लिया तो क्या वह एक छोटा धार्मिक ठग नहीं बन जाएगा? मोह हुआ अपने दिल में लगातार इस पर विचार कर रहा था। जब तक वह सू हवेली में नहीं पहुंचा, मंडप में नहीं बैठा और एल्डर सू की बढ़िया चाय की चुस्की नहीं ली, तब तक वह कुछ हद तक विचारों में खोया हुआ था और पूरी तरह से मौजूद नहीं था। एल्डर सू ने विचार करते हुए चाय डाली और पूछा, युवा सज्जन, क्या आप किसी बात से परेशान हैं? मोह हुआ वास्तविकता में वापस आ गया और सिर हिलाया, बस थोड़ा सा कुछ सोच रहा था। एल्डर सू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। चाहे आप चलें, खड़े हों, बैठे या लेटें, चाहे आप खाएं या पिएं, आप संरचनाओं पर चिंतन और ध्यान करना कभी नहीं भूलते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतनी कम उम्र में आपके पास संरचनाओं में इतनी गहन विशेषज्ञता है। वास्तव में सराहनीय। मोह हुआ को लगा कि एल्डर सू की प्रशंसा थोड़ी अजीब थी और यह बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन आखिरकार वह उसकी प्रशंसा कर रहा था और मोह हुआ ऐसा सीधे तौर पर नहीं कहना चाहता था। इसके अलावा भले ही प्रशंसा गलत हो, फिर भी तारीफ पाकर वह बहुत खुश हो जाता था। तो मोह हुआ ने तारीफ का जवाब दिया। एल्डर सू के फॉर्मेशन कौशल भी बहुत प्रभावशाली हैं। और इसके अलावा मोह हुआ ने एक शब्द सोचा और कहा, जीवन के साथ बहुत तालमेल में। मोह हुआ को अभी भी वेश्यालय में उसकी मस्ती याद थी, जब वह 100 फ्लावर टॉवर को अपना घर मानता था। लेकिन एल्डर सू, मोह हुआ क्या सोच रहा था, इससे अनजान, उसकी दाढ़ी को सहलाते हुए बहुत प्रसन्न हुए और जोर देते रहे, चाय पियो, चाय पियो। ये चाय मेरे लिए एक खजाना है जिसे मैंने बहुत दिनों से छुपा कर रखा है। मैं इसे किसी भी मेहमान को नहीं पिलाऊंगा। चाय सचमुच बहुत बढ़िया थी। दोनों ने कुछ देर तक चाय पी और जब चाय खत्म हो गई, तब भी उन्हें लालसा का एहसास हो रहा था। इसके बाद एल्डर सू ने अपने शिष्य से एक और बर्तन बनाने को कहा। चाय बनाने वाला शिष्य वही था जो हमेशा एल्डर सू का करीबी से अनुसरण करता था। वह दिखने में सुंदर और सौम्य स्वभाव का युवक था, हालांकि उसमें अभी भी युवाहट का भाव था। अक्सर वहां जाने के कारण मोह हुआ उनसे काफी परिचित थी, लेकिन इस बार मोह हुआ को लगा कि वह और भी अधिक परिचित लग रहा है। शिष्य द्वारा चाय तैयार करने के बाद एल्डर सू ने सिर हिलाया और निर्देश दिया, शुएशेन, अब आप जा सकते हैं। शुएशेन। मोह हुआ चौंक गया। उसने शिष्य की और अधिक बारीकी से जांच की। शिष्य की प्रशिक्षण प्रतिभा वास्तव में औसत दर्जे की थी और वह एल्डर सू के प्रति ज्यादा सम्मान नहीं दिखाता था, कभी कभी तो अनाड़ी भी हो जाता था, तो एल्डर सू उसे हमेशा अपने पास क्यों रखते थे। मोह हुआ ने उसे कुछ बार और देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शिष्य का चेहरा एल्डर सू के चेहरे से कुछ मिलता जुलता है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति आभाव में कुछ संबंध प्रतीत होता है। शुएशेन। जैसे ही शुएशेन चला गया, मोह हुआ उसकी पीछे हटती हुई आकृति को घूरता रहा। एल्डर सू ने देखा कि मोह हुआ अपने शिष्य को देख रहा था। उसकी आंखें अधिक चमक रही थीं और वह अंदर से थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। युवा सज्जन, आप क्या देख रहे हैं? मैं आपके युवा शिष्य को देख रहा हूँ। एल्डर सू अजीब तरह से हंसे। मैं तो बस एक युवा शिष्य हूँ, इसमें देखने लायक क्या है? मोह हुआ ने चुपचाप एल्डर सू को एक नजर देखा, फिर धीरे से पूछा, ये युवा शिष्य वो आपका नाजायज बेटा तो नहीं होगा, है ना? एल्डर सू का गला चाय की चुस्की से भर गया। वे कुछ बार खांसे और जल्दी से आत्महीनता भरी मुस्कान के साथ शांतचित होने का नाटक करते हुए बोले, आप मजाक कर रहे हैं, युवा सज्जन। मोह हुआ ने धीरे से फुसफुसाया, शुइजियान। एल्डर सू के हाथ कांपने लगे, उनका कप गिर गया और उन्होंने अविश्वास से मोह हुआ की ओर देखा। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? मोह हुआ की आंखें छोटी लोमड़ी की तरह सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा कि यह वास्तव में ऐसा ही था। एल्डर सू ने जल्दी से अपने चारों ओर देखा। मोह हुआ ने फिर कहा, बड़े निश्चिंत रहो, आसपास कोई नहीं है, यहां तक कि शुएशिन भी यहां नहीं है। तभी एल्डर सू ने राहत की सांस ली। उन्होंने मोह हुआ की तरफ देखा, कुछ कहना चाहते थे पर झिझक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोह हुआ को शुएशिन के अफे के बारे में कैसे पता चला। मोह हुआ ने किंगलान का उल्लेख नहीं किया, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा, मैंने इसे संयोगवश 100 फ्लावर टॉवर पर सुना। एल्डर सू चौंके और फिर बेबसी से सिर हिलाया। बाद में वे किसी सोच में डूबे हुए से लग रहे थे। शुएशियन नाम ने एल्डर सू के दिल में चुभते कांटे की तरह उनके सामान्य सहज व्यवहार को छीन लिया।
वे भावशून्य भाव से देखते रहे, मानो अतीत में डूबे हों, भावनाओं से अभिभूत, खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हों। बड़े सू, मुंह हुआ ने उसे पुकारा। एल्डर सू ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े सू, मुंह हुआ ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर दी, और एल्डर सू अंततः अपने होश में आए। उनके चेहरे पर क्षमा याचना दिख रही थी। माफ करना, मैं अभी अतीत में खो गया था, कुछ हद तक मंत्रमुग्ध था। मुंह हुआ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर संकोच से पूछा, क्या आप मुझे उन पिछली घटनाओं के बारे में बता सकते हैं? एल्डर सू ने मुंह हुआ को आश्चर्य से देखा। तुम इसके बारे में क्यों सुनना चाहते हो? मुंह हुआ ने उत्तर दिया, मैं उत्सुक हूं। एल्डर सू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह अपने प्रेम जीवन को, विशेषकर उस प्रेम जीवन को जिसे याद करना इतना कष्टदायक है, एक बच्चे के साथ कैसे साझा कर सकता है? मुंह हुआ ने तब कहा, इसका मेरे लिए उपयोग है। क्या उपयोग? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। एल्डर सू ने भी एक औपचारिक प्रतिक्रिया दी, ये सभी अतीत की तुच्छ बातें हैं, मेरे लिए उनके बारे में बात करना सुविधाजनक नहीं है। मुंह हुआ ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर आप मुझे बता दें तो कैसा रहेगा, इसे मैं आपका एहसान मानूंगा। एल्डर सू ने हंसते हुए कहा, एक बच्चे का एहसान का वादा मेरे लिए क्या काम का? ये हो ही नहीं सकता। एल्डर सू बीच वाक्य में ही रुक गए, अचानक ठिठक गए। यह उपकार बहुत उपयोगी हो सकता है। एक 13 या 14 वर्षीय प्रथम श्रेणी प्रशिक्षण मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया वादा। इसके अलावा, मुंह हुआ गंभीर था, मजाक का कोई संकेत नहीं था। यद्यपि सभी प्रथम श्रेणी के गठन मास्टर थे और मुंह हुआ अभी भी क्यूई शोधन चरण में था, जबकि वह स्वयं पहले ही फाउंडेशन स्थापना प्राप्त कर चुका था। लेकिन चूंकि वह क्यूई शोधन चरण में था, इसलिए यह अनुग्रह और भी अधिक मूल्यवान था। क्यूई रिफाइनमेंट फर्स्ट ग्रेड, 1 या 2 दशक बाद, कौन कह सकता है कि वह द्वितीय श्रेणी का नहीं होगा? द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स द्वितीय श्रेणी के प्रीफेक्चर बॉर्डर में फीनिक्स पंख और यूनिकॉर्न सीन के समान दुर्लभ हैं। यहां तक कि तीसरी श्रेणी की राज्य सीमा में भी उन्हें महत्वहीन नहीं माना जाएगा। एल्डर सू ने कुछ देर तक सोचा, कुछ हिचकिचाहट के साथ। मुंह हुआ ने तब कहा, यह वास्तव में एक एहसान है, मैं जो कहता हूं उसका मतलब होता है। एल्डर सू को प्रलोभन हुआ और कुछ देर तक उदासीनता का नाटक करने के बाद अंततः उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। यद्यपि यह उसके अतीत का एक खेदजनक हिस्सा था और शायद प्रेम प्रसंगों की एक कहानी भी थी, फिर भी यह कोई अकथनीय रहस्य नहीं था। एल्डर सू ने चाय की चुस्की ली, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया और मुंह हुआ को श्वेशियन के बारे में सब कुछ बताया। एम्पायर के जरिए अपडेट रहे। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात श्वेशियन से हुई, कैसे वे एक दूसरे के प्यार में पड़े, कैसे वह उसे वेश्यालय से छुड़ाना चाहते थे, और कैसे श्वेशियन की अंततः मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे एक बच्चा छोड़ गए, जिसे उन्होंने अपने पास रखा और जिसका नाम श्वेशिंग रखा। बेशक, उन्होंने कुछ ऐसी सामग्री छोड़ दी जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थी। अपनी कहानी समाप्त करने के बाद एल्डर सू को प्यास लगी और उन्होंने चाय का एक और घूंट लिया। ये सुनकर मुंह हुआ ने आश्चर्य से कहा, क्या आप और लू परिवार के मुखिया एक साथ वेश्यालयों में गए थे? चुप, एल्डर सू ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप। हाँ, लेकिन यह एक पुरानी कहानी है। अब वह परिवार का मुखिया है और आपको इस मामले पर लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इससे उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाए। ओह, मुंह हुआ ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर सू और लू परिवार के मुखिया के बीच इतने अच्छे संबंध हैं। पता चला कि जब वे छोटे थे तो वे दोनों एक साथ वेश्यालय जाया करते थे। कुछ देर रुकने के बाद मुंह हुआ ने कुछ सहानुभूति के साथ पूछा, सिस्टर श्विक्सियन की मृत्यु कैसे हुई? एल्डर सू की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उन्होंने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है ब्यूटी अक्सर बदकिस्मत होती है। उसकी सेहत कभी अच्छी नहीं रही और 100 फ्लावर टॉवर में तकलीफ सहने के बाद उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। बाद में जब वह मेरे पास थी तो मैंने एक पिल मास्टर से उसका इलाज करवाया, लेकिन वह सिर्फ लक्षणात्मक इलाज था। उस दौरान ये भी मेरी वजह से था। मैं कहूंगा कि मैं उससे छुड़ाना चाहता था, लेकिन मैं हिचकिचा भी रहा था। मैं आखिरकार दक्षिण यू संप्रदाय का एक बुजुर्ग और एक प्रशिक्षण गुरु हूँ। हालांकि मैं किसी ऊंचे दर्जे का नहीं हूं, फिर भी मैं दक्षिण यू शहर में एक प्रभावशाली व्यक्ति हूं। दक्षिण यू शहर में अन्य राज्यों की सीमाओं से आए कुलों और संप्रदायों ने भी विवाह संबंध का प्रस्ताव रखा है।
जिन लोगों ने अपनी बेटियों के लिए मेरा हाथ मांगा था वे सभी प्रतिभाशाली और सुसंस्कृत थे, उनका मूल सम्मानजनक था और उनकी आध्यात्मिक जड़ें उत्कृष्ट थीं, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि हमारी संतान प्रतिभाशाली होगी। उनकी तुलना में शुइक्सियन बस। एल्डर सू ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, शायद शुइशियन ने मेरे मन की बात समझ ली होगी और जानबूझकर मुझसे दूरी बना ली होगी। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में मुझसे नाराजगी रही होगी। वह मुझसे नफरत करती थी या नहीं, मुझे नहीं पता। एल्डर सू ने गहरी सांस ली। उसकी शिकायतों के बोझ तले उसकी पुरानी बीमारियां फिर से उभर आईं और फिर वह चली गई। उस समय मैं गुस्से में था। मुझे यकीन था कि शुइक्सियन को पीड़ित किया गया था, इसलिए मैंने लंबे समय तक जांच की, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं मिला। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, बाद में मुझे एहसास हुआ कि शुइक्सियन वास्तव में मेरे ही हाथों मरी थी। मैं अपने अपराध, पश्चाताप और ग्लानि से डर रहा था, इसलिए मैंने दोष दूसरे पर डाल दिया। मुझे उम्मीद थी कि किसी ने शुइक्सियन को मार दिया होगा, तब मैं किसी और से नफरत कर सकता था, उसका बदला ले सकता था और अपने अपराध को कुछ कम कर सकता था। लेकिन किसी ने नहीं। उसका जीवन एक बत्तख के समान था जो मुझसे सांत्वना की उम्मीद कर रही थी। लेकिन मैंने विश्वास तोड़ा और इसलिए वह हवा के साथ बह गई। बुजुर्ग सू के चेहरे पर गहरी कड़वाहट थी। मोहुआ को भी दुख हुआ और उसने पूछा, क्या इतने वर्षों में आपने कोई दाव साथी नहीं लिया? जब भी वह इस गुफा में गया तो एक या दो नौकरानियों को पानी उबालते और चाय बनाते हुए देखकर उसे कोई अन्य महिला साधक नजर नहीं आई। एल्डर सू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इन वर्षों में मैं भी एक दाव साथी से शादी करना चाहता था और शुइक्सियन को भूलना चाहता था। लेकिन लोग तो सस्ते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं भूल सकता। एक दाव साथी के बारे में सोचना इतना बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करता हूं मेरा दिल शुइक्सियन की छाया से भर जाता है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि अब इसका कोई मतलब नहीं था। मैंने इस जीवन में अपना सारा स्नेह उसे दे दिया था। यह उसका कर्ज था और उसकी मृत्यु के बाद वह स्नेह भी उसके साथ चला गया। मोहुआ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर सू, जो अक्सर वेश्यालयों में जाते थे, का अतीत इतना दर्दनाक और उदास होगा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर सू इतने भावुक व्यक्ति होंगे। वास्तव में किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं किया जा सकता। मोहुआ ने एल्डर सू के कंधे पर थपथपाया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सांत्वना दी। मोहुआ के कंधे पर थपथपाने से एल्डर सू अचानक कांप उठे। ये सही नहीं है। उसने सब कुछ क्यों उजागर कर दिया? हालांकि उसने मोहुआ को अपना अतीत बताने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने इन सभी शिकायतों और दुखों का खुलासा करने का इरादा नहीं किया था। वह इन विचारों को अपने दिल में सड़ा देना चाहता था। एल्डर सू ने मोहुआ पर एक और नजर डाली और उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। ये बच्चा दिखने में बहुत ही भ्रामक था। मासूम, मिलनसार और प्यारे चेहरे के साथ व्यक्ति अनजाने में ही सच बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने अपना दिल खोल दिया। लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब वह क्या कर सकता है? एल्डर सू केवल अपना चेहरा मोटा कर सकते थे और ऐसा व्यवहार कर सकते थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये देखकर कि एल्डर सू का मूड ठीक हो गया है, मोहुआ ने फिर पूछा, तो क्या शुइशियन आपकी और शुइशियन की संतान है? एल्डर सू एक क्षण के लिए अचंभित रह गए, फिर असहाय होकर उन्होंने सिर हिलाया, हाँ। शुइशियन की मृत्यु के बाद मैंने बच्चे को अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में अपने पास रखा, ये सोचकर कि मेरी सुरक्षा से बच्चा सुरक्षित रह सकेगा, कुछ विद्याएं सीख सकेगा और अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने पर स्वर्ग में उसकी मां की आत्मा को सांत्वना मिलेगी। जब उसकी मां अभी भी गर्भवती थी तो वह आशा करती थी कि वह मेरी तरह एक फॉर्मेशन मास्टर बन जाएगा ताकि भीड़ से अलग दिख सके। एल्डर सू ने ये कहा और फिर वह कुछ क्रोधित हो गए। लेकिन ये बच्चा मुझसे कुछ मिलता जुलता होने के अलावा अन्य सभी पहलुओं में पूरी तरह से अलग है। उसकी रचना प्रतिभा फीकी है, वह कड़ी मेहनत करने से इनकार करता है, अपने कार्यों में अनाड़ी है और उसका स्वभाव अपनी मां जितना कोमल नहीं है। एल्डर सू ने कई गलतियां गिनाई, फिर अचानक चुप हो गए। काफी देर बाद उन्होंने निराश होकर कहा, लेकिन उसकी भौहें और आंखें, उसके हाव भाव, वे बिल्कुल उसकी मां जैसे दिखते हैं। मोहुआ ने भी ये सुनकर आह भरी। अक्सर किसी नुकसान के बाद ही व्यक्ति उसे संजोना सीखता है, विशेषकर जब बात भावनाओं की हो। कुछ समय के लिए एल्डर सू और मोहुआ दोनों ही कुछ हद तक निराश दिखे। एल्डर सू की मनोदशा अतीत की यादों से उपजी थी। मोहुआ युवा और बिना किसी रोमांटिक इतिहास के बस निराधार आहें भर रहा था।
शुएशेंग अंदर आया और देखा कि माहौल थोड़ा उदास था। अचानक उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक क्षण के बाद वह अंततः धीरे से बोला, मास्टर, लू परिवार का मुखिया आ गया है। लू परिवार का मुखिया? एल्डर सू चौंक गए और जल्दी से महुआ की ओर देखते हुए फुसफुसाए, जो बातें मैंने अभी तुमसे कही हैं उन्हें तुम्हें किसी से नहीं कहना चाहिए। महुआ क्षण भर के लिए हैरान रह गया, कौन सी चीजें? ये सिर्फ। एल्डर सू ने पहले खुद की ओर इशारा किया और फिर बाहर की ओर इशारा करते हुए लू परिवार के मुखिया की ओर इशारा किया। महुआ समझ गया कि यह वेश्यालय में उनकी संयुक्त यात्राओं के बारे में था। चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगा, महुआ ने आश्वासन दिया। तभी एल्डर सू को राहत महसूस हुई। कुछ ही देर में लू चेंगयुन ने प्रवेश किया, एल्डर सू को अपना सम्मान दिया और फिर महुआ का एक परिष्कृत और सभ्य तरीके से अभिवादन किया। लू चेंगयुन के आगमन से महुआ को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब एल्डर सू उन्हें चाय पर आमंत्रित करते थे तो लू चेंगयुन कभी कभी उनसे मिलने आते थे। एक दूसरे को कई बार देखने के बाद वे अजनबी नहीं थे। समूह ने एक साथ चाय पी, संरचनाओं के बारे में बातचीत की और फिर दक्षिण यू संप्रदाय और लू परिवार के मामलों के बारे में बात की। चाय पीना ठीक था और संरचनाओं पर चर्चा करना भी, लेकिन जब संप्रदाय और कबीले के आंतरिक मामलों की बात आई तो महुआ को सुनना अनुचित लगा। हालांकि वह गुप्त रूप से सुनने में बहुत रुचि रखता था, क्योंकि इससे माइनर हिडन स्पिरिट सेक्ट के गद्दार के बारे में सुराग मिल सकता था। कुछ बुनियादी शिष्टाचार का पालन किया जाना आवश्यक था। महुआ तब खड़े हुए और बोले, लू परिवार के मुखिया एल्डर सू, कृपया अपनी बातचीत जारी रखें, मैं बगीचे में टहलने जाऊंगा। एल्डर सू ने कहा, युवा सज्जन, कृपया बेझिझक बोलें। चूंकि महुआ अक्सर यहाँ आते थे, इसलिए वह इस जगह से पहले से ही परिचित थे, इसलिए उन्होंने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। हालांकि महुआ यहाँ केवल मौज मस्ती के लिए घूमने नहीं आई थी। ये देखकर कि एल्डर सू और लू परिवार के मुखिया बातचीत में तल्लीन थे, वह चुपके से एल्डर सू और शुएशेन के गुप्त बच्चे शुएशेन नामक शिष्य के पास गया। शुएशेन बगीचे के पुल के पास एक छोटी सी मेज पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। शुएशेन महुआ से कुछ बड़ा था और लंबा भी था। महुआ चुपचाप उसके पास गया और पूछा, आप क्या पढ़ रहे हैं? चौंककर शुएशेन ने जल्दी से किताब रख दी और गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन ये देखकर कि यह महुआ था, उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, युवा सज्जन। यद्यपि महुआ युवा था, वह एल्डर सू के लिए सम्मानीय अतिथि था और उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता था। स्वाभाविक रूप से शुएशेन ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। महुआ उसके बगल में बैठ गया और स्टूल को थपथपाते हुए बोला, बैठना। शुएशेन की बैठने की हिम्मत नहीं हुई। महुआ ने उसकी तरफ देखा। एम्पायर की और सामग्री का आनंद ले। असहज महसूस करते हुए शुएशेन बैठ गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, महुआ ने उसके हाथों में किताब की एक झलक देखी। ये 5 तत्वों के निर्माण पैटर्न की मूल बातें समझाने वाला एक पाठ था। महुआ को आश्चर्य हुआ। एल्डर सू के अनुसार उनका शिष्य बहुत मेहनती नहीं था तथा उसकी संरचना कौशल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये कुछ अलग लग रहा था। महुआ ने पूछा, क्या आपके पास इस पुस्तक के बारे में कोई प्रश्न है? शुएशेन एक पल के लिए चौंक गया, फिर हकलाया, मैं चित्र बनाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। उन्होंने पुस्तक खोली और कुछ गोल्डन सीरीज फॉर्मेशन पैटर्न की ओर इशारा किया। महुआ ने उन पर नजर डाली, वे बहुत ही साधारण पैटर्न थे। फिर उन्होंने उसे यह समझाना शुरू किया कि इन पैटर्नों को कैसे बनाया जाए, ब्रश का उपयोग कैसे किया जाए, स्याही का उपयोग कैसे किया जाए, लेआउट क्या होना चाहिए, दिव्य ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, और जब दिव्य ज्ञान अपर्याप्त हो तो क्या किया जाए। जैसे ही शुएशेन ने सुना, वह आश्चर्य से मुंह खोले बिना नहीं रह सका और महुआ को बड़ी प्रशंसा से देखने लगा। ये मुद्दे उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वह इन्हें समझ नहीं पा रहा था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब महुआ ने कुछ ही शब्दों में इन्हें स्पष्ट कर दिया, जिससे उसे अचानक एहसास हुआ। हालांकि महुआ की आंतरिक दुनिया अप्रभावित रही। आखिरकार ये 5 तत्वों का मूल गठन था। ये बहुत ही सरल तकनीक थी। महुआ हैरान था, ये चीजें आप, वह तुम्हारे पिताजी कहने ही वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपने शब्द बदल दिए। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये बातें नहीं समझाईं? शुएशेन ने अपना सिर हिलाया। मास्टर ने कुछ नहीं समझाया। उन्हें लगा कि ये सब बहुत आसान है, ऐसी बातें जो सोचने से ही समझ में आ जाती हैं। जब मैं उनसे पूछता तो वे बस निराशा से मेरी तरफ देखते, मानो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूं।
समय के साथ मैंने उनसे पूछना बंद कर दिया और स्वयं ही इसका पता लगाने की कोशिश की, जितना संभव हो सके उतना सीखने की कोशिश की, और जो मैं समझ नहीं पा रही थी उसे छोड़ दिया। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। कोई इस तरह की संरचनाएं कैसे सीख सकता है? एल्डर सू को संभवतः अपने इकलौते बेटे से बहुत अधिक उम्मीदें थीं। जब वे पूरी नहीं होती तो उसके दिल में निराशा छा जाती। लेकिन लोग अलग अलग हैं। किसी भी सीखने की संरचना की अलग अलग स्थितियां होती हैं, उन्हें कदम दर कदम प्रगति करनी चाहिए और अपनी अत्यधिक अपेक्षाओं या निराशाओं के कारण दूसरों की कठोर आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रशिक्षण स्वाभाविक रूप से कठिन होता है। अपने बेटे के प्रति गहरे प्रेम से उत्पन्न एल्डरसू की अत्यधिक अपेक्षाएं वास्तव में शुएशेन को असमंजस में डाल सकती हैं। मो हुआ ने आह भरी, ये सोचकर कि चूंकि उसने एल्डरसू की चाय पी थी और वह उनका एहसानमंद था, इसलिए उसने कुछ देर तक शुएशेन को पढ़ाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद शुएशेन ने मो हुआ को और भी अधिक सम्मान और कृतज्ञता से देखा। उम्र में युवा, लेकिन संरचनाओं में उच्च दक्षता, बातचीत में स्पष्टवादी, दिखावा रहित तथा उसे सिखाने के लिए तत्पर। वह अपने स्वामी से कहीं अधिक अच्छा प्रतीत होता था। शुएशेन ने मन ही मन सोचा। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे से अधिक परिचित हो गए। एक पल सोचने के बाद मो हुआ ने अचानक पूछा, शुएशेन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ कौन है? शुएशेन आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और थोड़ा सा सिर हिलाया। तो फिर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता कौन है? शुएशेन ने मो हुआ को कुछ आश्चर्य से देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मो हुआ को अपने दिल में हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि शुएशेन नाम का लड़का सब कुछ जानता था। हुआ ने पूछा, आपकी माँ किस तरह की व्यक्ति थी? शुएशेन कुछ हद तक रक्षात्मक दिखे। मो हुआ की ओर देखा, उनकी स्पष्ट आंखें और सौम्य व्यवहार देखा। कोई उपहास नहीं, कोई मजाक नहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मेरी माँ, वह। उनका दर्जा बहुत कम था। उसके लिए ये बताना थोड़ा मुश्किल था कि उसकी माँ वेश्यालय की महिला थी। मैं जानता हूं कि गरीबी में जन्म लेने के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मो हुआ ने आगे कहा, और क्या? शुएशेन अचानक चौंक गया, फिर वह शांत हो गया और उसके चेहरे पर लालसा मिश्रित मुस्कान दिखाई दी। मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसने मेरे खाने के लिए 100 फ्लावर पेस्ट्री और क्रिस्टल पोर्क हॉक्स बनाए। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। वह बहुत धीरे से बोलती थी, मेरे सिर पर हाथ फेरना पसंद करती थी। अल्पविराम। शुएशेन ने अपनी माँ के साथ जीवन के कई पहलुओं पर बातचीत की। संभवतः बचपन से जुड़ी उनकी यह एकमात्र सुखद स्मृति थी। इसलिए जब शुएशेन ने अपनी माँ के बारे में बात की तो उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, मासूम और लालसा से भरा हुआ था। और आपके पिता? शुएशेन के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई और उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता की तुलना उसकी माँ से भी नहीं की जा सकती। मेरे स्वामी, वह एल्डरसू को पिता कहना भी नहीं चाहता था। शुएशेन ने कहा, वह दिखावा कर रहा था। वह सब कुछ जानता था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया, ये सोचकर कि मुझे नहीं पता। वास्तव में मुझे सब कुछ पता था, लेकिन चूंकि उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा। मो हुआ ने मन ही मन सोचा, ये दोनों वास्तव में पिता और पुत्र हैं। दोनों ने भ्रमित होने का नाटक किया जबकि वे सब कुछ समझ चुके थे। दोनों अपने दिल में जानते थे लेकिन बोलने से इनकार कर रहे थे। मास्टर भी चाहते हैं कि मैं फॉर्मेशन सीखूं। शुएशेन ने नीचे देखा और कहा, लेकिन मेरी निम्न स्थिति और कोई प्रतिभा नहीं होने के कारण फॉर्मेशन ऐसी चीज नहीं है जिसे मेरे जैसे लोगों को सीखना चाहिए। इसके अलावा फॉर्मेशन बहुत कठिन है और मैं इसे अच्छी तरह से नहीं सीख सकता। गुरु के शिष्यों में मैं सबसे धीमी गति से सीखने वाला हूँ। जो वे जानते हैं, मैं नहीं जानता। जो वे समझते हैं, मैं नहीं समझता। जो संरचनाएं वे बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकता। मास्टर मुझे डांटते थे। मैं जितना बुरा सीखता था, वह उतना ही क्रोधित होते थे। लेकिन वह मुझे बहुत महत्व देते हैं, हमेशा मुझे अपने साथ रखते हैं। मैं जितना बुरा सीखती हूँ, वह उतना ही अधिक प्रयास करते हैं। जब अन्य शिष्य मेरी ओर देखते हैं तो उनकी आंखों में ईर्ष्या और अस्वीकृति होती है। मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। शुएशेन का चेहरा कुछ उदास था। संभोग 2 घंटे तक चलेगा, सोने से पहले बस ये करो। स्ट्रॉन्गमैन। मो हुआ ने सिर हिलाकर शुएशेन की कठिनाइयों को समझा और पूछा, क्या आप फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं? शुएशेन एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया, मैं करता हूं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मायने नहीं रखता, लेकिन मैं अपनी माँ को खुश करना चाहता हूँ।
उनकी इच्छा थी कि मैं अपने गुरु की तरह एक प्रतिष्ठित फॉर्मेशन मास्टर बनूं। इस तरह मेरी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, कोई भी मुझे नीची नज़र से नहीं देखेगा। मेरी माँ चली गई है, मैं अब उसे नहीं देख सकता, लेकिन जब भी मैं फॉर्मेशन सीख रहा होता हूँ, जब भी मैं फॉर्मेशन मास्टर बनने के बारे में सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में मेरी माँ की आत्मा चुपचाप मुझे देख रही है, मेरे साथ है। श्वेशेन का गला थोड़ा सा भर आया, उसकी आंखें लाल हो गईं। मो हुआ ने अपनी माँ के बारे में भी सोचा। हालांकि अब वह भटक रहा था, अपनी माँ के हाथ का खाना खाने या उसके पास रहने में असमर्थ था। उसकी माँ अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। अपनी यात्रा के बाद, फॉर्मेशन में निपुणता प्राप्त करने के बाद, वह अभी भी वापस जा सकता था और अपनी माँ से मिल सकता था। लेकिन श्वेशेन के लिए यह अलग था, वह इस जीवन में अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएगा। मो हुआ थोड़ा भावुक हो गया, फिर उसके कंधे पर थपथपाते हुए उत्साहवर्धक स्वर में बोला, चिंता मत करो, आप फॉर्मेशन अच्छी तरह से सीख सकते हैं। श्वेशेंग आभारी थे और खुद को इस तरह के प्रोत्साहन के लायक नहीं समझते थे, हकलाते हुए बोले, मेरी प्रतिभा बहुत कमजोर है। बड़े सू की प्रतिभा तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं थी, मोहुआ ने फुसफुसाते हुए कहा। श्वेशेंग की आंखें चौड़ी हो गईं, बिल्कुल नहीं। मेरे गुरु एक शीर्ष स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर हैं। मोहुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम पिता और पुत्र हो, तुम्हारी प्रतिभा कितनी भिन्न हो सकती है। यदि वह शीर्ष स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है, तो निश्चित रूप से तुम भी बन सकते हो। श्वेशेन सामान्यतः इस कथन पर विश्वास नहीं करता। यहां तक कि पिता और पुत्रों के बीच भी प्रतिभाएं बहुत भिन्न हो सकती हैं। लेकिन मोहुआ, जो किशोरावस्था में ही शीर्ष स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर बन गया था, से विश्वसनीयता अचानक बढ़ गई। श्वेशेन ने कुछ आशा के साथ आगे देखा और बुदबुदाया, क्या मैं सचमुच शीर्ष स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर बन सकता हूं? मो हुआ ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन आपकी नींव कमजोर है, आपको अधिक मेहनत करने और अधिक समय लेने की आवश्यकता है। यदि 20 वर्षों में नहीं, तो 30 वर्षों में, यदि 30 वर्ष पर्याप्त न हो, तो 50 वर्ष, यदि 50 में नहीं, तो 100 वर्षों में। जब तक आप ध्यान केंद्रित रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, आप निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर बन जाएंगे और आपकी माँ की आत्मा खुश रहेगी। शीर्ष स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर। श्वेशेन की आंखें चमकने लगीं। हाँ, श्वेशेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मो हुआ संतोष से मुस्कुराया। एल्डर सू की तुलना में श्वेशेन की प्रतिभा में वास्तव में कुछ कमी थी, लेकिन इस हद तक नहीं कि वह फॉर्मेशन न सीख सके। इसके अलावा उनके पास एक गुरु और पिता थे जो एक संप्रदाय के बुजुर्ग थे, जिनके पास आधार स्थापना साधना और एक शीर्ष स्तरीय गठन गुरु था। विरासत और मार्गदर्शन के साथ, जब तक उन्होंने इसमें बहुत प्रयास और कड़ी मेहनत की, भविष्य में शीर्ष स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर बनना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। एल्डर सू के साथ समस्या ये थी कि वे अपने बेटे की सफलता के लिए बहुत उत्सुक थे और इसलिए उन्होंने अपना संतुलन खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से कुछ अत्यधिक आक्रामक शिक्षण पद्धतियां और अनुचित शिक्षा का जन्म हुआ। जहां तक श्वेशेन की बात है तो वह थोड़ा एकांतप्रिय और जिद्दी था। कमजोर आधार और बिना प्रश्न पूछे लगातार रटने से यह स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा। इस पिता पुत्र ने साधारण मामलों को जटिल बना दिया है और इसीलिए वे एक दूसरे से नाराज हैं। एल्डर सू का मन अपेक्षाकृत स्पष्ट है, लेकिन जब बात उनके एकमात्र प्रिय बच्चे की आती है तो अनजाने में ही स्थिति में फंस जाना अपरिहार्य है। मो हुआ ने कुछ देर सोचा और फिर निर्देश दिया, बस याद रखें, फॉर्मेशन सीखने पर ध्यान केंद्रित करें और किसी अन्य चीज की चिंता न करें। चाहे आपका स्वामी आपकी प्रशंसा करे या आपको डांटे, आपको इसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बात तुम्हें समझ में ना आए तो पूछो। अगर वह समझाने को तैयार न हो तो पूछते रहो। शर्मिंदा मत हो, जब तक समझ न आ जाए पूछते रहो। यदि वह आपको परेशान करता है, शिकायत करता है या फटकार लगाता है तो इसे अपने कान के पास हवा के झोंके के समान समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक है और वही ये है कि आपको फॉर्मेशन में निपुणता हासिल करनी होगी। श्वेशेन ने अचानक प्रकाश देखा और मो हुआ की ओर देखा, गंभीरता से सिर हिलाया। ये देखकर कि वह समझ गया है, मो हुआ ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुरा दिया। एक क्षण बाद मो हुआ ने कुछ सोचा, अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया और धीरे से कहा, श्वेशेन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। श्वेशेन मुस्कुराया और कहा, सज्जन मो, आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं बेझिझक मुझसे पूछें। मो हुआ ने क्षमा याचना के भाव के साथ पूछा, आपकी माँ की मृत्यु कैसे हुई?
शुएशेन स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे दर्द में बदल गई। फिर उसने दृढ़ता से कहा, मेरी माँ की हत्या कर दी गई। मो हुआ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या तुमने अपने मालिक को ये बताया है? शुएशेन ने सिर हिलाया, मैंने ये कई बार कहा है। मैंने हमेशा उनसे कहा है कि मेरी माँ की हत्या हुई थी। पहले तो उसने इस पर विश्वास किया, लेकिन धीरे धीरे उसने विश्वास करना बंद कर दिया। मो हुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या तुम जानते हो कि उसे किसने मारा? शुएशेन ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति निराशा से भरी थी, मुझे नहीं पता। फिर उसकी नजरें घृणा से भर गईं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह लू परिवार ही होगा। मो हुआ थोड़ा चौंक गया, लू परिवार? ये लू परिवार है? शुएशेन ने दुखी भाव से कहा, 100 फ्लावर टॉवर लू परिवार द्वारा चलाया जाता है, न कि केवल मेरी माँ द्वारा। वहां की कई चाची और बहनों ने खुद को लू परिवार को बेच दिया है। लू परिवार जब चाहे उन्हें मारता और डांटता था। यहां तक कि अगर किसी को यातना देकर मार दिया जाए तो भी ताओवादी न्यायालय को इसकी परवाह नहीं होगी। मेरी माँ अन्य चाची और बहनों की तरह निश्चित रूप से लू परिवार के हाथों मर गई। शुएशेन की आंखें लाल थीं और बोलते बोलते उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मो हुआ ने सहानुभूति महसूस करते हुए पूछा, क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है? शुएशेन ने अपना सिर हिलाया। तो फिर क्या आपके पास कोई सबूत है? शुएशेन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप उसे हिलाते हुए बोला, मेरे पास कोई सबूत नहीं है और न ही मुझमें कोई सबूत ढूंढने की क्षमता है। गुरु ने भी मुझे देखने से मना किया है। एल्डर सू को शायद डर था कि उन्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा। मो हुआ ने चिंतन में भौहें चढ़ाईं। लू परिवार ने जिन्हुआ स्ट्रीट का निर्माण किया, खनन काश्तकारों को अपनी बेटियों को बेचने के लिए मजबूर किया तथा 100 फूल टॉवर की स्थापना की, न केवल अपने स्वयं के आनंद के लिए और आत्मा पत्थर अर्जित करने के लिए, बल्कि मुख्य रूप से विभिन्न शक्तियों के काश्तकारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यौन रिश्वत का उपयोग करने के लिए। जिन शक्तियों को उन्होंने लुभाया उनमें ताओवादी दरबार, दक्षिण यू संप्रदाय और अन्य कुल और संप्रदाय शामिल थे। इस तरह वे सभी एक ही नाव पर सवार थे। शुएक्सियन तो बस एक सौदेबाजी का साधन था और एल्डर सू, दक्षिण यू संप्रदाय में वास्तविक शक्ति वाले एक संप्रदाय एल्डर, एक फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर और एक प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते स्वाभाविक रूप से उनके प्रलोभन का लक्ष्य थे। ये सिर्फ इतना है कि एल्डर सू का इतना गहरा प्यार होना अप्रत्याशित था और फिर भी शुएक्सियन को भी उसकी सुंदरता के कारण उसका भाग्य मिल गया। लेकिन क्या वास्तव में यही सब कुछ है? क्या ऐसा हो सकता है कि शुएक्सियन को लू परिवार का कोई रहस्य पता था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई? मो हुआ ने कुछ देर सोचा और फिर कई चित्र निकाले। ये चित्र उन लोगों के थे जिन्हें मो हुआ पर संदेह था कि वे माइनर हिडन स्पिरिट संप्रदाय के गद्दार हैं। लू हुआई शेन, लू हुआई, शेन कई और जियांग लोंग। क्या आप इन लोगों को पहचानते हैं? शुएशेन ने उनकी ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, वे थोड़े परिचित लगते हैं लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। क्या कोई ऐसा है जो आपके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है? शुएशेन ने कुछ देर तक फिर से देखा, फिर अपना सिर हिलाया, नहीं। उसने असमंजस में पूछा, सज्जन मो, इन व्यक्तियों के साथ क्या समस्या है? मो हुआ ने कहा, किसी ने गंभीर अपराध किया है और ये सभी लोग संदिग्ध हैं। मैं आगे की जांच करना चाहता हूं। शुएशेन ने धीरे से पूछा, उन्होंने क्या गलत किया? मो हुआ ने जवाब दिया, ये खतरनाक है, मैं इस बारे में आपसे चर्चा नहीं कर सकता। ओह, शुएशेन ने सिर हिलाया। अचानक शुएशेन फिर से हैरान हो गया, ये लोग एक ही तरह के नहीं लगते, तो फिर ये सभी संदिग्ध क्यों हैं? मो हुआ ने एक पल सोचा, फिर कहा, मूलतः वे सभी फॉर्मेशन को समझते हैं, सत्ता में विवाह कर चुके हैं, लू परिवार में पदों पर हैं तथा खनन कार्यों की देखरेख करते हैं। शुएशेन ने सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाया, ओह, बिल्कुल लू परिवार के मुखिया की तरह। मो हुआ का दिल धड़क उठा। बिल्कुल लू परिवार के मुखिया की तरह। उन्होंने तेजी से पूछा, वे किस तरह से समान हैं? बस बात यह है कि वे लगभग सभी एक जैसे हैं, शुएशेन ने गिनती करते हुए कहा, संरचना को समझना, सत्ता में विवाह करना, स्थिति को संभालना, खदानों को नियंत्रित करना। मो हुआ ने तेज सांस ली, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। लू परिवार के मुखिया परिवार में शादी कर ली? कैसे संभव है? लू परिवार जैसा इतना बड़ा परिवार विवाह के माध्यम से जुड़े दामाद को परिवार का मुखिया कैसे बनने दे सकता है? और मो हुआ ने इसके बारे में पहले कभी कोई अफवाह नहीं सुनी थी। मो हुआ ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? शुएशेन ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे बताया।
मो हुआ को अपने दिल में हल्का सा झटका महसूस हुआ। शुएक्सियन को इस बारे में पता था। क्या किसी और को पता है? मो हुआ ने जल्दी से फिर पूछा। कुछ देर सोचने के बाद शुएशियन ने कहा, 100 फूल टॉवर में चाची जुएफांग और सिस्टर डेनजियांग को भी पता लगता है। तब वे, शुएशियन ने आह भरते हुए कहा, वे सब मर चुके हैं। मो हुआ की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। क्या तुमने इस मामले के बारे में किसी और को बताया है? शुएशियन ने अपना सिर हिलाया, नहीं। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं और मेरे अपने संप्रदाय के सदस्यों के साथ मेरे संबंध भी अच्छे नहीं हैं। मैंने अपने गुरु से भी इस बारे में बात नहीं की है। मो हुआ थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई और उसने चेतावनी दी। इस मामले के बारे में कभी किसी से बात मत करना, इसे भूल जाना और इसे फिर कभी न उठाना ही बेहतर है। यद्यपि मो हुआ कबीले से बहुत परिचित नहीं था, लेकिन वह जानता था कि परिवार का मुखिया होना सामान्यतः वर्जित है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विवाह के माध्यम से परिवार में शामिल हुआ हो। एक बार यह बात बाहर आ गई तो शुएशियन को चुप कराने के लिए उसकी हत्या भी की जा सकती है। शुएशियन को समझ नहीं आया, लेकिन मो हुआ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर उसने गंभीरता से सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या मेरी मां की मृत्यु भी इसी कारण हुई? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, जरूरी नहीं। यद्यपि उसने ये कहा, मो हुआ ने अपने दिल में अनुमान लगाया कि शुएक्सियन की मृत्यु भी लू परिवार के मुखिया से संबंधित थी। मो हुआ ने शुएशियन की ओर देखा और आगे निर्देश दिए। इन दिनों के दौरान हवेली में रहो, अपने गुरु का अनुसरण करो, बाहर मत जाओ, अविवेकपूर्ण बात मत करो और निर्माण तकनीक सीखने पर ध्यान केंद्रित करो। फॉर्मेशन तकनीकों में निपुणता प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी मां इससे प्रसन्न होंगी। शुएशियन एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। हालांकि मो हुआ की निगाहें धीरे धीरे ठंडी होती गईं और उनकी अभिव्यक्ति में अभी भी कुछ अविश्वास दिखाई दे रहा था। लू परिवार का मुखिया, लू चेंगयुन, विवाह के माध्यम से जुड़ना। यदि यह सच है कि वह विवाह के माध्यम से परिवार में शामिल हुआ था, तो ये लू चेंगयुन संभवतः माइनर हिडन स्पिरिट संप्रदाय का गद्दार था। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे संभव है? लू परिवार इतना विशाल है तथा उसके कई वैध उत्तराधिकारी हैं, फिर वे ऐसा क्यों करेंगे? क्या विवाह के द्वारा जुड़े किसी व्यक्ति को परिवार का मुखिया बना दिया जाए? या शायद लू चेंगयुन ने सभी विरोधों के बावजूद सफलतापूर्वक लू परिवार का मुखिया बनने के लिए क्या किया? यह मामला पहले की अपेक्षा अधिक जटिल है। यदि माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट का गद्दार केवल एक एल्डर या प्रायोजित अतिथि था, तो एक बार मो हुआ द्वारा उजागर होने के बाद वह उसे खत्म करने के लिए लू चेंगयुन के हाथ का भी उपयोग कर सकता था। लेकिन अब ये गद्दार स्वयं लू परिवार का मुखिया भी हो सकता है। अब जैसा लग रहा है, लू चेंगयुन के साथ दुश्मनी करना पूरे लू परिवार के साथ मतभेद रखने के बराबर है। लू परिवार के साथ दुश्मनी होने के नाते क्या उसे पूरे लू परिवार को खत्म कर देना चाहिए? मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह थोड़ा परेशानी भरा है। मो हुआ काफी देर तक विचारों में खोया रहा, फिर अचानक उसे याद आया कि इस समय लू चेंगयुन सू हवेली में आगे चाय पर एल्डर सू के साथ मामलों पर चर्चा कर रहा था। मुझे पहले भागना होगा। मो हुआ ने मन ही मन एक निर्णायक निर्णय लिया। लू चेंगयुन की साधना गहन थी, जो फाउंडेशन स्थापना चरण के मध्य चरण से थोड़ी ही कम थी। यह तो कहना ही क्या कि वह माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट का गद्दार था, वह फॉर्मेशन तकनीक भी जानता था और लू परिवार का मुखिया था। भले ही उसकी साधना तकनीक और ताओवादी कौशल कुलीन कुलों में जन्मे उसके कनिष्ठों जितने परिष्कृत न हो, फिर भी उनमें कोई कमी नहीं होगी। अकेले होने पर अनावश्यक रूप से जोखिम न लेना ही बेहतर है। सबसे अच्छा यही है कि सुरक्षित पलायन कर लिया जाए। लेकिन उसे बहुत चिंतित नहीं दिखना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह लू चेंगयुन को संदेह में डाल दे। शुएशियन को कुछ और बार याद दिलाने के बाद मो हुआ उठकर सामने के आंगन की ओर चला गया और बड़े धैर्य के साथ एल्डर सू से विदा ली। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद एल्डर सू। मैंने चाय पी ली है और अब मुझे फॉर्मेशन तकनीक सीखने के लिए वापस लौटना चाहिए, इसलिए मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। एल्डर सू खड़े हुए और बोले, सज्जन, आप अपनी इच्छानुसार आ जा सकते हैं, मैं आपको बाहर नहीं छोड़ूंगा। मो हुआ ने आदरपूर्वक झुककर कहा, बड़े भाई, आप रुक सकते हैं। फिर उन्होंने लू चेंगयुन को प्रणाम किया और कहा, क्षमा करें। लू चेंगयुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सज्जन, आप बहुत विनम्र हैं। इसलिए मो हुआ ने कुछ भी न समझने का नाटक करते हुए एल्डर सू के घर को छोड़ दिया। मो हुआ की छोटी सी आकृति को जाते हुए देखकर एल्डर सू मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और उन्होंने मजाक में अपना सिर हिलाया।
हालांकि वह पहले से ही प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है, फिर भी वह दिल से अभी भी बच्चा है। वह शायद खेलते खेलते थक गया है और वापस जाने के बारे में सोच रहा है। लू चेंगयुन भी धीरे से मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराते हुए बीच में ही उसकी अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई। उसकी मुस्कान उसके गालों पर टिक गई, जबकि उसकी आंखों से खुशी का सारा निशान गायब हो गया। सू हवेली से बाहर निकलकर मोहुआ ने वापस अपनी यात्रा शुरू की। यद्यपि वह धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में मोहुआ ने अपने अगले कदमों की योजना बनाना शुरू कर दिया। उसे यह पुष्टि करने का तरीका ढूंढना था कि क्या लू चेंगयुन वास्तव में विवाह से जुड़ी है। यदि उसने ऐसा किया था तो वह निश्चित रूप से माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट का गद्दार था। फिर उसे लू परिवार को खत्म करने के लिए लोगों को बुलाने का कोई तरीका सोचना होगा। उसकी ओर से उसके स्वामी और ओल्ड कुई शायद कोई कदम नहीं उठाएंगे। अब केवल वह, उसका छोटा भाई और छोटी बहन ही बचे। ताओवादी दरबार में सीटू फोंग भी थे। सीटू फैन के पीछे सीटू परिवार खड़ा था, लेकिन लू परिवार जैसी शक्तिशाली और गहरी पैठ रखने वाली ताकत के खिलाफ खड़ा होने के लिए सीटू परिवार शायद तैयार नहीं होगा। यदि वे इच्छुक भी हों तो भी यह असंभव है कि वे द्वितीय श्रेणी के लघु वन्य क्षेत्र राज्य सीमा के भीतर फाउंडेशन स्थापना चरण में पर्याप्त मात्रा में साधकों को जुटा सकें। इसके अलावा दक्षिण यू शहर में दरबारी नेता को लू परिवार ने भ्रष्ट कर दिया है, तथा वह भी उन्हीं का पक्ष ले रहा है। यदि वह ऐसा करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से उनकी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ताओवादी न्यायालय से ताओवादी सैनिकों को बुलाने की अपील करना एक अच्छा तरीका होगा, लेकिन ये तोंगशियान शहर नहीं था। न्यायालय का नेता उसके पक्ष में नहीं था, इसलिए उसे कठिनाइयों की आशंका थी। अगर बाकी सब विफल रहता है। मोहुआ ने लू परिवार की ओर देखा और चुपचाप सोचा, क्या मुझे संपूर्ण लू परिवार को स्वर्ग भेजने के लिए फॉर्मेशन कोलैप्स का उपयोग करना चाहिए। लेकिन मोहुआ ने फिर से अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह भी एक आदर्श समाधान नहीं था। एक बार जब संरचना ध्वस्त हो गई और आध्यात्मिक शक्ति उलट गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और संभवतः लू परिवार से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसी हत्या बहुत बड़ा पाप था। लू परिवार को मृत्युदंड मिलना चाहिए था, लेकिन कबीले का हर सदस्य इसके लायक नहीं था। इसके अलावा उसके मालिक ने उसे निर्देश दिया था कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो वह संरचनाओं को ध्वस्त न करे। यदि वह इसका प्रयोग भी करता है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई उसे देखे नहीं। मोहुआ ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वह केवल वापस जाकर नई योजनाएं बना सकते हैं। लू चेंगयुन की पृष्ठभूमि की जांच करने का तरीका खोजें, पता लगाएं कि वह कैसे सत्ता में आया, वह लाश क्यों खरीदना चाहता था, खदानों में लाशें क्यों जमा करना चाहता था और उसकी योजनाएं क्या थीं। फिर उसकी मृत्यु की योजना बनाने का तरीका खोजो। उसके हाथों से स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन चार्ट ले लो। प्रशिक्षक यान के लिए बदला लें, माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट के साथ दुश्मनी सुलझाएं, संपूर्ण आध्यात्मिक धुरी संरचना सीखें और सच्चे प्रथम श्रेणी 12 पैटर्न अल्टीमेट फॉर्मेशन में महारत हासिल करें। आध्यात्मिक शक्ति की केंद्रीय संरचना को समझें और दिव्य विचार प्रकटीकरण की शक्ति को और बढ़ाएं। मोहुआ एक ही समय में सावधानीपूर्वक गणना कर रहा था, चल रहा था और विचार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह चला, मोहुआ अचानक ठिठक गया। वह एक क्षण के लिए झिझका, फिर एक बड़ा चक्कर लगाते हुए दूसरा रास्ता ले लिया। कुछ देर चलने के बाद मोहुआ फिर रुक गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और एक और बड़ा चक्कर लगाया। लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद मोहुआ को एहसास हुआ कि चाहे वह कितना भी चक्कर लगाए, आगे एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर उसका इंतजार कर रहा था। और पता नहीं कब उसके चारों ओर एक एक्सपोज शैडो फॉर्मेशन स्थापित हो गया। जिन स्थानों पर एक्सपोज शैडो फॉर्मेशन नहीं था, वहां फाउंडेशन बिल्डर्स ने कंपास जैसी आध्यात्मिक कलाकृति को पकड़कर रास्ता रोक दिया था। मोहुआ ऐसी आध्यात्मिक कलाकृति से परिचित नहीं था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका उपयोग संभवतः छिपे हुए किसानों का पता लगाने के लिए किया जाता था। 8 फाउंडेशन बिल्डर्स, 10 से अधिक एक्सपोज शैडो फॉर्मेशन, डिटेक्शन आध्यात्मिक कलाकृतियों के 6 सेट। मोहुआ ने स्थिति को समझते हुए छिपाने की तकनीक का उपयोग करने से परहेज किया। सड़क पर चहल पहल बनी रही, जबकि आसपास के किसान किसी भी चीज से बेखबर थे। मोहुआ ने दांत पीसते हुए आगे चलना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसने लू चेंगयुन को कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठे देखा। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। लू चेंगयुन शांति से चाय पी रहा था। उसके पीछे 2 एल्डर खड़े थे, दोनों ही फाउंडेशन स्थापना मंच पर थे।
मो हुआ ने बेशर्मी से उसे न देखने का नाटक किया और खुद ही आगे बढ़ गया। यहां तक कि जब वह लू चेंगयुन के पास से गुजरा तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। लू चेंगयुन ने अपना चाय का कप नीचे रखा और कुछ असहाय भाव से कहा, युवा सज्जन। मो हुआ ने यह दिखावा जारी रखा कि उसने कुछ नहीं सुना। लू चेंगयुन के पास अपना सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसके पीछे खड़े दो फाउंडेशन बिल्डरों ने मो हुआ का रास्ता रोक लिया और विनम्रता से कहा, युवा सज्जन, परिवार के मुखिया आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। मो हुआ चौंका, परिवार का मुखिया। वह पीछे मुड़ा, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे उसने लू चेंगयुन को देखा हो, और आश्चर्य व्यक्त किया। लू परिवार प्रमुख, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप एल्डर सू के साथ चाय नहीं पी रहे थे? अभिनय कुछ हद तक अनाड़ी था। लू चेंगयुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मो हुआ ने उसे बहुत पहले ही देख लिया होगा, इसीलिए उसने इतने लंबे चक्कर लगाए थे। उसे कई बार चक्कर लगाने पड़े थे और कई एक्सपोज शैडो फॉर्मेशन बनाने पड़े थे। लू चेंगयुन ने इसे मुद्दा नहीं बनाया बल्कि हंसते हुए कहा, युवा सज्जन, क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? मो हुआ ने उलझन का नाटक किया, लू परिवार के मुखिया ऐसा क्यों सोचेंगे? तुम मुझसे बच रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम अभी मिले ही नहीं थे? बस अब, ओह, अभी अभी मुझे अचानक याद आया कि मैं कुछ चीजें खरीदना भूल गई थी, इसलिए मैंने खरीदारी करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। मो हुआ के हाथ खाली थे, लेकिन उसने बिना शर्माए झूठ बोला। लू चेंगयुन ने हार मान ली। ये युवक बहुत चतुर और थोड़ा गुस्ताख किस्म का बदमाश था। यहाँ उसके साथ इस तरह की बातचीत जारी रहने पर संभवतः वह शाम तक एक भी गंभीर शब्द नहीं बोल पाएगा। लू चेंगयुन ने स्पष्ट होने का निर्णय लिया। मैं युवा सज्जन से एक उपकार करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। मो हुआ ने चतुराई से कहा, लू परिवार बहुत बड़ा है और आप परिवार के मुखिया काफी साधना करते हैं। मैं तो एक छोटा साधक हूँ, मुझे डर है कि मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। लू चेंगयुन ने अपना सिर हिलाया, यह उपकार युवा सज्जन की मदद के बिना नहीं किया जा सकता। मो हुआ को पता था कि वह अब और नहीं बच सकता, इसलिए उसने कहा, ठीक है, आप मुझसे किस काम में मदद चाहते हैं? लू चेंगयुन की निगाहें ठंडी हो गईं और उसने शांति से कहा, मैं चाहता हूं कि युवा सज्जन मुझे शव शोधन में मदद करे। मो हुआ ने पलकें झपकाईं, पत्थर को परिष्कृत करें। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया, जरूर, पहाड़ पर किस तरह के पत्थर हैं जिन्हें परिष्कृत करने के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत है? लू चेंगयुन अचंभित रह गया। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि मो हुआ अपनी छोटी उम्र के बावजूद इतना निर्लज हो सकता है। लू चेंगयुन ने आह भरते हुए कहा, पत्थर को नहीं, लाशों को परिष्कृत करो। क्या परिष्कृत करें? लाशें, लाशें। मो हुआ ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, कौन सी लाशें? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लू चेंगयुन ने कहा, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं, युवा सज्जन। आपने एक लोहे की लाश चुराई, संरचना का अध्ययन करने के लिए उसे नष्ट कर दिया। आप ये कैसे नहीं जान सकते कि लाश क्या होती है? मो हुआ अंदर ही अंदर घबरा गया, यह महसूस करते हुए कि लू चेंगयुन सब कुछ जानता था। वह संभवतः अब और अधिक धमकी देकर आगे नहीं बढ़ सकता था। मो हुआ केवल इतना कह सका, मैं केवल उचित संरचनाएं सीखता हूं, मुझे नहीं पता कि लाशों को कैसे परिष्कृत किया जाता है। कोई बात नहीं, लू चेंगयुन ने हंसते हुए कहा, यह सीखना आसान है। युवा सज्जन की प्रतिभा के साथ आप इसे तुरंत सीख लेंगे। मो हुआ असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लगता है कि बहुत अधिक प्रतिभा होना भी परेशानी का कारण बन सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि एक व्यक्ति प्रसिद्धि से उसी तरह डरता है जैसे एक सुअर मोटा होने से डरता है। एक बार जब आप प्रसिद्ध हो जाते हैं तो आप निशाना बन जाते हैं। मो हुआ ने एक पल सोचा, फिर हैरान होकर कहा, लेकिन अगर यह एक लौह शव है तो आप, परिवार के मुखिया, इसे स्वयं परिष्कृत कर सकते हैं। आपको मेरी मदद की आवश्यकता नहीं होगी। लू चेंगयुन एक पल के लिए चुप हो गया, उसका सुंदर व्यवहार अचानक एक भयावह मुस्कान में बदल गया, जिससे सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई देने लगी। उसकी आंखें ठंडी महत्वाकांक्षा से चमक उठी। लोहे की लाश नहीं, यह एक लाश है जो लोहे की लाश के ऊपर खड़ी है। एक मजबूत ज़ोंबी। हुआ का दिल ठंडा पड़ गया और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, लोहे की लाश के ऊपर? क्या ये तांबे की लाश है? लू चेंगयुन ने इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया, बल्कि रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और पूछा, जूनियर जेंटलमैन, आप क्या सोचते हैं? मो हुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सोचने के बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और फिर पूछा, लू परिवार प्रमुख, आपको कैसे पता चला कि मुझे पता था?
मो हुआ के शब्द कुछ उलझे हुए थे, लेकिन लू चेंगयुन फिर भी समझ गया और हल्के से हंस पड़ा। आपकी आंखें। मो हुआ हैरान रह गया, मेरी आंखें? वास्तव में, लू चेंगयुन ने कहा, जब आप मुझे सामान्य दिनों में देखते हैं तो यद्यपि आप विनम्र और शिष्ट होते हैं, आपके हाव भाव में बहुत सावधानी होती है और आपकी निगाहों में कुछ संदेह भी होता है। लेकिन आज यह अलग है। यहाँ आने से पहले भी आपका रवैया मेरे प्रति हमेशा की तरह ही था। हालांकि जब आप चले गए तो आपकी नज़र मेरी तरफ असामान्य रूप से शांत थी। लू चेंगयुन ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, आम लोग शायद कुछ भी नोटिस नहीं करते, लेकिन मैं स्वाभाविक रूप से संदिग्ध हूं और मैं किसी भी संकेत को दिल से लेता हूं। पहले और बाद में आपकी नज़र में अंतर देखकर मुझे संदेह हुआ। मैंने इसके बारे में सोचा और फिर मुझे समझ आ गया। आपकी शांत दृष्टि से पता चलता है कि अब आपको मुझ पर संदेह नहीं है। संदेह न करने का अर्थ ये हो सकता है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आप मेरे रहस्यों को जान गए हैं, इसलिए संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लू चेंगयुन ने मो हुआ की ओर देखा, उसकी मुस्कान अस्पष्टता से भरी थी। मुझे पुष्टि करनी थी, इसलिए मैंने पहले ही एल्डर सू से माफी मांग ली थी और आपके वापस आने पर आपका इंतजार किया, क्योंकि मैं आपसे एक निजी बातचीत करना चाहता था। लेकिन आपने लंबा रास्ता लिया, ऐसा लगता है कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। लू चेंगयुन ने आह भरते हुए कहा, मैं काफी निराश हूं और फिर मुझे समझ में आया। मो हुआ अंदर से अवाक था। ये लू चेंगयुन, जो वास्तव में एक दामाद था और जिसने परिवार में विवाह किया था, इस हद तक एक संदिग्ध और संवेदनशील मन था। उसकी निगाहों में थोड़ा सा भी अंतर लू चेंगयुन को संदिग्ध बना सकता था। तो क्या होता अगर मैं एल्डर सू के घर से अलविदा कहे बिना ही निकल जाता और चुपके से भाग जाता? मो हुआ ने उससे पूछा। लू चेंगयुन की भौहें उठ गईं, क्या ये और भी अधिक संदिग्ध नहीं होगा? क्या होगा अगर मैं लंबा रास्ता न अपनाऊं? अगर आप लंबा रास्ता नहीं अपनाते तो क्या यह अभी जैसा ही नहीं होता? लू चेंगयुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप और मैं चाय पीने बैठेंगे और मैं जूनियर सज्जन से मदद मांगूंगा। मतलब किसी भी तरह से बचने का कोई रास्ता नहीं था। मो हुआ ने आह भरी और मासूम चेहरे के साथ कहा, लू परिवार प्रमुख को मुझ जैसे व्यक्ति पर ध्यान क्यों देना चाहिए, जो एक युवा साधक है जिसकी साधना कम है, शक्ति कमजोर है, संरचनाओं की बुनियादी समझ है और जिसका कोई बुरा इरादा नहीं है और जिसकी आयु मात्र 13 वर्ष है। लू चेंगयुन की पलकें फड़क उठीं। उस वाक्य में संभवतः केवल 13 वर्ष की उम्र की सत्य था। बाकी सब झूठ था जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लू चेंगयुन ने एक कप चाय डाली और एक घूंट लेते हुए धीरे से कहा, जूनियर जेंटलमैन, मुझे आपके साउथ यू सिटी में आगमन के बारे में उसी समय पता चल गया था। लू चेंगयुन ने अपना सिर हिलाया, काफी भावुक होकर। इतनी कम उम्र में एक प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर इतने लंबे समय तक जीने के बाद भी मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। आपने सचमुच मेरे क्षितिज को व्यापक बना दिया है। पहाड़ों के परे हमेशा पहाड़ होते हैं और लोगों के परे भी लोग होते हैं। इस साधना जगत में वास्तव में सभी प्रकार की प्रतिभाएं हैं। एक 13 वर्षीय प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर के रूप में मैं जानता था कि आपकी पृष्ठभूमि कोई छोटी बात नहीं होगी और आपके यहाँ आने का कोई उद्देश्य अवश्य रहा होगा। आपने यान नामक प्रशिक्षक के बारे में हर जगह पूछताछ की। सच कहूं तो इस प्रशिक्षक यान का भी मुझसे कुछ परिचय है और उसके पास एक अत्यंत गुप्त संरचना के सुराग हैं। आप एक फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। यह इस फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए। मो हुआ ने न तो इसकी पुष्टि की और न ही खंडन किया। लू चेंगयुन ने फिर से हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शुरू में मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन आप गहराई से खोजते रहे और अधिक सीखते रहे। आपने बारूदी सुरंगों की जांच की, झांग क्वान को ढूंढा, यहां तक कि लाशों के गढ़ तक के रास्तों का भी पता लगाया और सीटू परिवार के साथ मिलकर आपने उस गढ़ को नष्ट कर दिया। इस बीच आपने ज़ॉम्बीज पर भी संरचना की खोज की और साहपूर्वक उनमें से एक को अध्ययन के लिए वापस ले गए। मैं केवल संरचना को सक्रिय कर सकता था जिससे लौह शव उन्मत्त हो जाए और आपको संरचना को नष्ट करने के लिए मजबूर कर दे। और अब आपने परतें खोल दी हैं और पता लगा लिया है कि झांग क्वान के पीछे का व्यक्ति मैं ही हूं। इस बिंदु पर लू चेंगयुन ने निराशा से कहा, मैं इतने वर्षों से जीवित हूं, लेकिन मुझे आपके जैसा चतुर और परेशान करने वाला फॉर्मेशन मास्टर कभी नहीं मिला। मो हुआ का दिमाग तेजी से घूम गया और उसने सब कुछ संक्षेप में समीक्षा की। लू चेंगयुन के मन में वो एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि वाला एक दुर्जय युवा फॉर्मेशन मास्टर था,
जो आध्यात्मिक धुरी फॉर्मेशन को खोजने के लिए प्रशिक्षक यान के बारे में पूछताछ कर रहा था। बारूदी सुरंगों की जांच करना, झांग क्वान को पकड़ना, लाशों के चलने वाले गढ़ को नष्ट करना और अंत में ये पता लगाना कि झांग क्वान के पीछे का साधक वह स्वयं था, लू परिवार का मुखिया। ये सब गठन के लिए है। दूसरे शब्दों में, वह अपने और प्रशिक्षक यान के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं जानता था, न ही वह जानता था कि वह पहले से ही माइनर हिडन स्पिरिट संप्रदाय के अतीत के बारे में जानता था या वह लू परिवार का दामाद था। मो हुआ ने राहत की हल्की सांस ली। ऐसा प्रतीत होता था कि लू चेंगयुन, जो कि केवल चतुर था, दक्षिण यू शहर में होने वाली गतिविधियों के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए लू परिवार की शक्ति पर निर्भर था। लेकिन वह सब कुछ नहीं जानता था। अब इससे निपटने का एक तरीका था। मो हुआ की आंखें घूमती देख लू चेंगयुन को आश्चर्य हुआ कि वह क्या सोच रहा है और उसने पूछा, जूनियर जेंटलमैन, क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है? क्या आप मेरे लू परिवार के लिए लाशों को परिष्कृत करने के लिए तैयार हैं? मो हुआ ने सच्चाई से कहा, मैं एक गंभीर साधक हूं, मैं ऐसे कुटिल और बुरे कामों में शामिल नहीं होता। लू चेंगयुन ने सौम्य और परिष्कृत तरीके से उत्तर दिया। सतह पर, मैं भी एक गंभीर साधक हूं। मो हुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। लू चेंगयुन ने आगे कहा, कुटिल और बुरे काम करना तभी सुविधाजनक होता है जब कोई व्यक्ति सतह पर सम्मानजनक दिखाई देता है। मो हुआ को लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है। फिर उन्होंने पूछा, क्या होगा यदि मैं अब भी असहमत हूं? लू चेंगयुन के चेहरे पर अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी होती गई। मो हुआ ने पूछा, क्या लू परिवार का मुखिया मुझे मारना चाहता है? लू चेंगयुन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गर्मजोशी से मुस्कुराया। जेंटलमैन मो इतने प्रतिभाशाली हैं कि मैं उनकी हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सचमुच उत्सुक होकर मो हुआ ने पूछा, तो फिर अगर मैं सचमुच सहमत नहीं हूं तो परिवार का मुखिया क्या करने की योजना बना रहा है? लू चेंगयुन मुस्कुराया और बोला, बेशक सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि जेंटलमैन मो मेरी मदद करे। आप अपनी कोई भी मांग बेझिझक बता सकते हैं। यदि आप कोई उपाधि चाहते हैं तो मैं आपको लू परिवार का वास्तविक शक्ति धारक बुजुर्ग बनाने को तैयार हूं। आप बिना रोक टोक के अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। यदि आप लाभ चाहते हैं तो मैं आपको खदान के उत्पादन का एक हिस्सा दूंगा, मुट्ठी भर स्पिरिट स्टोन्स, जिससे आगे का रास्ता चिंता मुक्त हो जाएगा। यदि आप युद्ध शक्ति चाहते हैं तो आप हजारों ज़ॉम्बीज को आदेश दे सकते हैं। एक ही आदेश से दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जो समान स्तर पर किसी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। यदि आपके पास कोमल हृदय है और आप महिलाओं के प्रेम के लिए तरस रहे हैं तो जिन्हुआ स्ट्रीट की महिला साधक आपके साथ बिस्तर साझा करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। आप लू परिवार की किसी महिला को भी चुन सकते हैं जो आपके दिल को भाए, जिससे आप विवाह बंधन में बंध सकें और अपना जीवन उसके साथ बिता सकें। लू चेंगयुन ने उत्साह से बात की। मो हुआ ने स्वयं को बहता हुआ महसूस किया। ऐसी चतुराई भरी वाणी के साथ दूसरों को धोखा देना सचमुच बहुत आसान होगा। लू चेंगयुन ने फिर अपना स्वर बदला और कहा, यदि जेंटलमैन मो को लगता है कि हमारे रास्ते अलग हैं और हम साथ मिलकर काम नहीं कर सकते तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जेंटलमैन मो कोई साधारण पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं और मैं आपको दुश्मन नहीं बनाना चाहता। सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि जेंटलमैन मो को वहां से चले जाने के लिए कहा जाए और दक्षिण यू शहर में दोबारा कभी कदम न रखने तथा दक्षिण यू शहर के मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा जाए। जो कुछ तुम जानते हो उसे तुम्हारे हृदय में सड़ना चाहिए, कभी प्रकट नहीं होना चाहिए। आइए हम अच्छे संबंधों के साथ विदा हों और मेरा लू परिवार हमारी भावनाओं के प्रतीक के रूप में आपको एक मामूली विदाई उपहार भी देगा। लेकिन अगर जेंटलमैन मो न तो हमारी मदद करते हैं और न ही चले जाते हैं तो आप जानबूझकर लू परिवार के लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। जब बात कबीले के हितों की आती है तो चाहे जेंटलमैन मो कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, मेरे लू परिवार के पास अंत तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लू चेंगयुन ने आह भरी। अगर बात जीवन मरण की हो जाए तो हम साथ बैठकर चाय का आनंद नहीं ले पाएंगे। लू चेंगयुन के चेहरे पर अफसोस और दया थी, लेकिन मो हुआ को यह निष्ठाहीन लगा। लू चेंगयुन एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से तो सौम्य था लेकिन अंदर से लाभ प्रेरित था, निश्चित रूप से किसी भी भावनात्मक संबंध पर विचार नहीं करेगा या कोई पछतावा महसूस नहीं करेगा। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस बिंदु पर उसे अपने विकल्पों पर विचार करना पड़ा। लू परिवार से अलग होना कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। दक्षिण यू शहर छोड़ने का मतलब होगा आध्यात्मिक धुरी संरचना तक पहुंच खोना।
इसके अलावा एक बार वह चले गए तो दोबारा प्रवेश करना परेशानी भरा हो जाएगा। छोड़ने के बाद अनगिनत खनन कृषक खदानों के भीतर मर सकते हैं और अधिक चलने वाली लाशें उत्पन्न होने की संभावना होगी। जिन्हुआ स्ट्रीट पर कागज की पतली सी चमक के बीच कौन जाने कितने आंसू बहेंगे। कुछ क्षण विचार करने के बाद मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपके अनुरोध से सहमत हो सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लू चेंगयुन की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से जवाब दिया, कृपया बोले जेंटलमैन। मोहुआ की निगाहें तेज हो गईं और एक भयंकर धार प्रकट हुई। मुझे वह संरचना चाहिए जो लौह शव के हृदय रेखा पर अंकित है, जो चलती हुई लाशों को नियंत्रित करती है। लू चेंगयुन क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, फिर उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अच्छा, मोहुआ को देखते हुए लू चेंगयुन की आंखों में और भी अधिक प्रशंसा झलक रही थी। प्रसिद्धि और सांसारिक लाभ तो क्षणिक बादल हैं और सुंदर स्त्रियां तो मात्र चमड़ा हैं। एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए फॉर्मेशन उनके अस्तित्व का आधार है और अमरता का महान दाव है। सज्जन मोह सांसारिक इच्छाओं के बीच अपने ताववादी हृदय को बनाए रखने में सक्षम, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है। लू चेंगयुन ने उनकी प्रशंसा उदारता से की। मोहुआ ने उदासीन होने का नाटक किया। लू चेंगयुन ने झुककर कहा, कृपया सज्जन मोह। मोहुआ ने जवाब दिया, आपके बाद लू परिवार के मुखिया। लू चेंगयुन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रास्ता दिखाया। मोहुआ उसके पीछे पीछे चला। एक क्षण मोहुआ लू परिवार को मिटा देने पर विचार कर रहा था और अगले ही क्षण वह एक जूनियर फॉर्मेशन मास्टर में बदल गया जो अत्याचारी की मदद कर रहा था और लू चेंगयुन के पीछे चल रहा था। हुआ लू चेंगयुन के पीछे पीछे लू परिवार तक चला गया। सतह पर लू चेंगयुन ने मोहुआ के साथ बहुत अच्छा, विचारशील और सावधानीपूर्वक व्यवहार किया, लेकिन उसने मोहुआ को लू परिवार छोड़ने की अनुमति नहीं दी और कई अन्य प्रतिबंध भी थे। यह अनिवार्य रूप से नरम कारावास था। तो मोहुआ ने लू चेंगयुन को ढूंढा और कहा कि वह थोड़ी देर के लिए घर लौटना चाहता है। मैं अभी वापस आ रहा हूं, बस अपने छोटे भाई और छोटी बहन को बता दूं ताकि वे चिंता न करें। लू चेंगयुन ने कागज और कलम निकाला, इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है छोटे सज्जन। एक पत्र लिखिए और मैं किसी को इसे भेजने के लिए कहूंगा। मोहुआ ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, एक लिखित पत्र शायद मेरे भाई और बहन को मना नहीं पाएगा, बेहतर होगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से वापस जाऊं। लू चेंगयुन ने अपना सिर हिलाया। छोटे सज्जन, आपके पास कई विचार हैं और मुझे सावधान रहना होगा। पत्र लिखना बेहतर है। मोहुआ ने बुदबुदाया, क्या लू परिवार का मुखिया बहुत सतर्क हो रहा है? सतर्क रहना अच्छा है। लू चेंगयुन ने मोहुआ की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। इस बार यह मैं ही था जिसने एक्सपोज शैडो फॉर्मेशन की स्थापना की और कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एल्डर्स को जुटाया, तभी हम लिटिल जेंटलमैन को आमंत्रित कर सके। यदि हम लिटिल जेंटलमैन को तैयारियां करके वापस जाने देंगे तो मैं सचमुच तुम्हें दोबारा नहीं ढूंढ पाऊंगा। तुम्हें आमंत्रित करना तो दूर की बात है। मोहुआ ने असहाय होकर कहा, ठीक है, मैं पत्र लिखूंगा। इस प्रकार मोहुआ ने कलम उठाए और लू परिवार द्वारा प्रदान की गई स्टेशनरी पर बाई जिशेंग और बाई जिक्सी को संबोधित एक पत्र लिखा। पत्र में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, केवल इतना कहा गया था कि लू परिवार के मुखिया ने उन्हें कुछ समय के लिए मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया है और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। समय पर भोजन मिलेगा, लेकिन उन्हें खुद ही खाना बनाना होगा। मोहुआ ने श्री जुआंग के मामले का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उसने देखा कि लू चेंगयुन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे तीनों अपने स्वामी के साथ यात्रा कर रहे थे। मोहुआ ने तो ये भी अनुमान लगाया कि लू चेंगयुन की धारणा में संभवतः श्री जुआंग जैसा कोई व्यक्ति भी नहीं था। ऐसी बात तो बहुत हैरान करने वाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका मालिक सचमुच ऐसा कर सकता है। पत्र लिखने के बाद उन्होंने इसे लू चेंगयुन को सौंप दिया। लू चेंगयुन ने उस पर नजर भी नहीं डाली और तुरंत अपने नौकरों को बुलाकर उन्हें पत्र मोहुआ के गुफा निवास तक पहुंचाने का निर्देश दिया। ऐसा लगता था कि जब तक वे मोहुआ को अपने पास रखेंगे तब तक उनके पत्रों में क्या लिखा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मोहुआ कुछ दिनों के लिए लू परिवार के साथ रहा। लू चेंगयुन ने मोहुआ के लिए बढ़िया भोजन और पेय की व्यवस्था की। उसकी सेवा करने वाली सभी युवतियां युवा और सुंदर थीं। मोहुआ लू परिवार के कुछ शाम के भोजों में लू चेंगयुन के बगल में भी बैठता था। भोज के दौरान लू परिवार की कुछ महिलाएं जो आकर्षक और सजी धजी थीं तथा जिनमें से प्रत्येक अपने तरीके से उत्कृष्ट थीं, मोहुआ पर आकर्षक निगाहें डाल रही थीं।
मोहुआ ने खुले तौर पर अपनी निगाहें लौटा दी। चारों ओर देखने के बाद मोहुआ ने चुपचाप अपने मन में उनकी तुलना की और महसूस किया कि कोई भी उसकी छोटी बहन की तरह सुंदर नहीं थी। फिर उसकी रुचि खत्म हो गई और उसने खुद ही खाना शुरू कर दिया। सच कहें तो लू फैमिली में भोजन बहुत अच्छा था। केवल यह विचार कि ये सभी व्यंजन लू परिवार के आनंद के लिए खनन काश्तकारों के जीवन के बदले में दिए गए थे, उसके मुंह में भोजन का स्वाद खो गया। यहाँ तक कि पका हुआ मांस खाते समय भी उसे खून की गंध महसूस हुई। कई दिनों बाद एक शाम लू चेंगयुन ने मोहुआ को पाया। उसकी आकृति रात में छिपी हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी और उसका स्वर उदासीन था। छोटे सज्जन, मैं आपको एक जगह ले जा रहा हूं। मोहुआ खुद को रोक नहीं सका और पूछा, कहाँ जाना है? लू चेंगयुन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराया। एक ऐसी जगह जहां आप जाना चाहते हैं। मोहुआ हैरान था, लेकिन फिर भी लू चेंगयुन के पीछे पीछे बाहर चला गया। लू चेंगयुन ने नेतृत्व किया। मोहुआ उनके पीछे थे और मोहुआ के पीछे दो फाउंडेशन स्थापना एल्डर्स थे। मोहुआ को अभी भी फाउंडेशन स्थापना के ये दो बुजुर्ग याद थे। उनके हाथों में आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं जिनका उपयोग टोही और छिपने के लिए किया जाता था। समूह ने लू परिवार को छोड़ दिया, दक्षिण यू शहर से बाहर निकला और लू परिवार की खदान पर पहुंचा। ये वही खदान थी जहां 5 खनन कृषकों की दुखद मौत हो गई थी। ये वही खदान है जहां रात में एक अंधेरी और तूफानी घटना घटी थी। ये वह खदान थी जिस पर लू परिवार द्वारा इतनी कड़ी सुरक्षा रखी गई थी कि मोहुआ ने पहले भी इसमें घुसने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। अगर मोहुआ का अनुमान सही था, इस खदान के भीतर लाशें छिपी हुई थीं। लू चेंगयुन की सभी साजिशें और योजनाएं भी इसी खदान में छिपी हुई थीं। बेशक संपूर्ण आध्यात्मिक धुरी निर्माण चार्ट भी इस खदान के अंदर होना चाहिए। खदान की सुरक्षा अभी भी लू परिवार के किसानों द्वारा की जा रही थी। लू चेंगयुन खदान के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं गया। इसके बजाय वह मोहुआ को खदान की परिधि के चारों ओर ले गया और अंततः एक विशाल चट्टान के पास एक निर्जन स्थान पर रुक गया। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों का अंधेरा और भयानक सन्नाटा तथा उनके चारों ओर ठंडी पहाड़ी हवा बह रही थी। विशाल चट्टान ऊंची और प्रभावशाली खड़ी थी, जिसमें से ठंडी लाश की तरह क्यों निकल रही थी। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। क्या ये विशाल चट्टान दरवाजा हो सकता है? मोहुआ ने चारों ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। विशाल चट्टान बिना किसी नक्काशी के एक प्राकृतिक संरचना लग रही थी, वह दरवाजा नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने जांच करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त कर दिया। आसपास कोई भ्रमकारी सरणी नहीं थी। उस समय लू चेंगयुन ने एक भयावह दिखने वाली घंटी निकाली, जो काले रंग की थी, न तो लकड़ी की और न ही लोहे की। उसने उसे धीरे से हिलाया और उसकी ध्वनि गहरी थी। उसमें धातु की स्पष्टता का अभाव था, बल्कि वह धीमी थी, मानो मृतकों के दिल की धड़कन हो। जैसे ही घंटी बजी, एक क्षण बाद बड़ी चट्टान हिलने लगी। मोहुआ ने सदमे में देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विशाल चट्टान को किसी जबरदस्त बल द्वारा उठा लिया गया था, जिससे इसके पीछे एक अंधकार में मार्ग दिखाई दे रहा था। मार्ग के पीछे लाश क्यों और भी भारी थी, इतनी मोटी कि उससे टपक सकती थी। लू चेंगयुन ने हैरान मोहुआ की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराया और विनम्रता से कहा, छोटे सज्जन कृपया। मोहुआ को होश आया, उसने सिर हिलाया और लू चेंगयुन के पीछे अंधेरी गहराइयों की ओर चल पड़ा। सड़न की बदबू और चक्कर आने वाली, दम घुटने वाली लाश की ख्यूई ने मोहुआ को एक पल के लिए झकझोर दिया। थोड़ी देर बाद तीव्र गंध गायब हो गई और उसके सामने का स्थान अचानक खुल गया। मोहुआ ने अपनी आंखें स्थिर कर लीं और भी अधिक स्तब्ध रह गया। इस विशाल चट्टान के पीछे एक खदान थी। हालांकि ये खदान शाफ्ट एक डेडमैन की खदान है। खदान के भीतर हर जगह ताबूत पड़े थे, जो मृत्यु और क्षय का आभास दे रहे थे। मोहुआ फिर पीछे मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। ये प्राकृतिक शिलाखंड द्वार का काम करता था, जिस पर मोटी जंजीरें लगी हुई थीं, जो चारों ओर लिपटी हुई थीं और लोहे की टर्नटेबल तक फैली हुई थीं। लोहे के टर्नटेबल के पास 2 लंबी लोहे की लाशें खड़ी थीं। ये 2 लौह शव ही थे, जिन्होंने काली शव नियंत्रण घंटी के नियंत्रण में टर्नटेबल को धकेला, जंजीरों को खींचा और विशाल पत्थर के गेट को उठाया। मोहुआ ने गहरी भौहें चढ़ाईं। पत्थर बहुत बड़ा और भारी था। 2 लंबे लौह शवों के लिए टर्नटेबल को धक्का देना और गेट को उठाना, उनकी ताकत बहुत अधिक होनी चाहिए थी, और इस प्रकार उनकी मारक क्षमता भी बहुत अधिक थी। फिर भी लू चेंगयुन ने ऐसे शक्तिशाली लौह शवों का उपयोग केवल द्वार खोलने के लिए किया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि लाश खदान के अंदर लौह लाशों की संख्या बहुत अधिक थी,
जिसके कारण ये दोनों युद्ध शक्ति में अनावश्यक थे। या क्या इसका कारण ये था कि द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण था? इसके भीतर निषिद्ध क्षेत्र है, बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से वर्जित है तथा उनकी खोज या अनुचित घुसपैठ की अनुमति नहीं है। कुछ लोगों के खदान में प्रवेश करने के बाद लू चेंगयुन ने घंटी को फिर से हिलाया। उसके आदेश पर दोनों लौहकॉपस ने टर्नटेबल को उल्टना शुरू कर दिया। मो हुआ के पीछे लोहे की जंजीरों की चरमराहट के साथ पत्थर का द्वार धीरे धीरे नीचे उतर गया, जिससे अंदर का हिस्सा बाहर से पूरी तरह बंद हो गया। ठंडी चांदनी भी इस खामोश लाश की खान को नहीं खोज सकी। मो हुआ को भी इस बंद और खामोश खदान के भीतर ही छोड़ दिया गया। लू परिवार के एक बुजुर्ग ने लालटेन जलाए। अब उस काली खदान में एक हल्की पीली रोशनी फैल गई थी। लालटेन की रोशनी से लू चेंगयुन के चेहरे पर एक अस्पष्ट उतार चढ़ाव वाली रोशनी पड़ रही थी। उसने मो हुआ की ओर देखा, उसकी आंखों में एक भयावह महत्वाकांक्षा झलक रही थी, उसकी आवाज भी उत्तेजना से दबी हुई थी। छोटे सज्जन, एक खदान शाफ्ट मेरे दिल का खून है और लू परिवार का महान उद्यम है। मो हुआ चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, लू परिवार प्रमुख, आप वास्तव में मुझसे क्या मदद चाहते हैं? जल्दी मत करो, लू चेंगयुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उससे पहले चलो एक पुराने दोस्त से मिलते हैं। कोई पुराना दोस्त? लू परिवार के बुजुर्ग लालटेन पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे। मो हुआ ने लू चेंगयुन का पीछा करते हुए घने अंधेरे खदान शाफ्ट से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे तब तक चलते रहे जब तक वे एक गुफा तक नहीं पहुंच गए। गुफा में एक दरवाजा था जिस पर संरचना पैटर्न की परतें उकेरी गई थी जो अस्पष्ट थीं, लेकिन लालटेन की रोशनी में वे हल्के रक्त रंग के दिखाई दे रहे थे। मो हुआ को तुरंत पता चल गया कि यह एक दुष्ट संरचना थी। लू चेंगयुन ने एक पत्थर का ताबीज निकाला, उसे ताले में डाला और संरचना को अलग कर दिया। लू परिवार के बुजुर्ग ने पत्थर का दरवाजा खोला और सभी लोग गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर बहुत अधिक रोशनी थी, जिसमें कई पत्थर के कक्ष थे, जिनमें से प्रत्येक को उज्ज्वल अग्नि संरचना से सजाया गया था। पत्थर के कक्षों के अंदर कुछ साधक भी थे। सभी ने धूसर वस्त्र पहने हुए थे, उनके चेहरे पीले थे और उनके शरीर से शव ख्यूई की गंध आ रही थी। वे सभी शव साधक लग रहे थे। इन शव साधकों ने लू चेंगयुन को देखकर सलामी में अपना सिर झुका दिया। लू चेंगयुन ने थोड़ा सिर हिलाया और मो हुआ को अंदर एक बड़े हॉल में ले गया। हॉल के मध्य में एक पत्थर की मेज थी, लेकिन उस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। आसपास का सामान पूर्ण और सावधानीपूर्वक चुना गया था, जिसमें खोपड़ियां, हड्डियां, ताबूत की कीलें, सभी एक प्रकार की गंभीर और घातक सुंदरता को प्रदर्शित कर रहे थे। हॉल भयानक था, चारों ओर ताबूत रखे हुए थे और बीच में एक किसान बैठा था, जो दुबला पतला और जख्मों से भरा हुआ था, स्पष्ट रूप से घायल और ठीक नहीं हुआ था। उसका रंग पीला और पीला था। ये झांग क्वान था। वास्तव में वह मो हुआ का पुराना दोस्त था। मो हुआ ने मन ही मन सोचा, जैसा कि अपेक्षित था, झांग क्वान मरा नहीं था। सेंटीपीड मृत्यु के बाद भी छटपटाता रहता है। मो हुआ को लगा था कि झांग क्वान इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इसके अलावा झांग परिवार के पास विरासत थी, लाश को परिष्कृत करने की तकनीक में पीढ़ियों की विशेषज्ञता, जो लू चेंगयुन के लिए भी एक दुर्लभ प्रतिभा थी। लू चेंगयुन उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। लू चेंगयुन को देखते ही झांग क्वान खड़ा हो गया और आदरपूर्वक झुक गया। उसका रवैया श्रद्धापूर्ण था। अपनी सलामी समाप्त करने के बाद जैसे ही झांग क्वान कुछ कहने वाला था, हॉल में आग टिमटिमा रही थी और जल्दी से नजर डालने पर उसने अचानक लू चेंगयुन के बगल में छोटे कद की मो हुआ को देखा। उसने सोचा कि उसने गलत देखा है। झांग क्वान ने पलकें झपकाईं और जैसे ही उसने मो हुआ का छोटा चेहरा पहचाना, उसकी आंखें गुस्से से बाहर निकल आईं। उसने कांपते हुए मो हुआ की ओर इशारा किया, लू परिवार के मुखिया, ये। लू चेंगयुन ने उनका परिचय कराया। ये छोटा सज्जन एक उल्लेखनीय फॉर्मेशन मास्टर है जिसका नाम मो हुआ है। झांग क्वान को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। मो हुआ की भौहें और हर मुस्कान एक दागने वाले लोहे की तरह उसकी चेतना के सागर में जल गई थी, जिसके स्मरण मात्र से उसके अंदर क्रोध और दर्द का एक पीड़ादायक मिश्रण जाग उठता था। उनके पहले जीवन की एकमात्र इच्छा एक बेजोड़ ज़ोंबी को परिष्कृत करना था। उत्तरार्ध में इस ज़ोंबी को मो हुआ को निगलने देना था। झांग क्वान इतने लंबे समय तक यहाँ छिपकर रहने के कारण प्रतिदिन मो हुआ को मारने के बारे में सोचता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह यहाँ लाश खदान में जीवंत और उछलती कूदती मो हुआ को व्यक्तिगत रूप से देख सकेगा।
झांग क्वान खुद को रोक नहीं सका और गुस्से से भर गया तथा मोहुआ पर हमला करने और उसे वहीं मार डालने के लिए तैयार हो गया। झांग क्वान के जानलेवा इरादे को भांपते हुए मोहुआ तुरंत लू चेंगयुन के पीछे छिप गया, अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और झांग क्वान की ओर अपनी जीभ निकाली। झांग क्वान गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। बैकवोट बैकवोट बैकवोट, उसका मन उसकी पकड़ से फिसल गया और वह इसे और सहन नहीं कर सका। एक हथेली मोहुआ की ओर प्रहार कर रही थी। हथेली का बल ठोस था, आध्यात्मिक शक्ति मूर्त रूप ले चुकी थी, जिसका उद्देश्य मोहुआ को मौत के घाट उतारना था। फिर भी इस ताड़ के पेड़ को इसके आधे रास्ते में ही लू चेंगयुन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। भाई झांग, आवेगपूर्ण मत बनो। लू चेंगयुन की अभिव्यक्ति सौम्य थी, लेकिन उसका स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। भय से भरे झांग क्वान अंततः शांत हो गए, लेकिन उनका क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ था और उन्होंने उग्रता से कहा, परिवार के मुखिया, ये बदमाश। वह उद्धरण चिन्ह। लू चेंगयुन ने उदासीनता से कहा, मुझे पता है आपको शिकायतें हैं, लेकिन वह सब अब अतीत की बात है। झांग क्वान ने अविश्वास से कहा, क्यों? लू चेंगयुन ने धीरे से कहा, चूंकि हमारे महान प्रयास के लिए इस छोटे सज्जन की मदद की आवश्यकता है, इसलिए वर्तमान श्री मो हमारे सम्मानित अतिथि हैं और इसलिए उन्हें नाराज नहीं किया जाना चाहिए। मो हुआ ने भी सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बिल्कुल। झांग क्वान क्रोधित तो था, लेकिन फिर भी असहाय था। उसने लू चेंगयुन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर ठंडक और उदासीनता थी, उसकी निगाहें दबे हुए गुस्से से भरी थीं। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे जाने दूंगा। ये कहकर झांग क्वान ने मोहुआ की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन उसे वह सब वापस करना होगा जो उसने मुझसे चुराया है। मोहुआ ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने आपसे कुछ चुराया हो। झांग क्वान क्रोधित होकर और बदला लेने के लिए उत्सुक होकर बोला, वेदिका। ओह, मोहुआ ने पलकें झपकाईं, वे चीजें तुम्हारी थीं, है ना? मैंने देखा कि कोई उन्हें नहीं चाहता, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया। भले ही वे कचरा हों, उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना? झांग क्वान की सांस गले में अटक गई, वह बोल नहीं सका। लू चेंगयुन ने कुछ हद तक हताश होकर कहा, छोटे सज्जन, उसे उकसाना बंद करो। तो मोहुआ ने बात करना बंद कर दिया। लू चेंगयुन ने गहरी सांस ली और आगे कहा, लगता है ये कोई गलतफहमी है। क्यों न इन चीजों को उनके असली मालिक को लौटा दिया जाए और जो बीत गई सो बात गई। सज्जन, आप क्या कहते हैं? मोहुआ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया और झांग क्वान से कहा, ठीक है, मैं लू परिवार के मुखिया के सामने ऐसा करूंगा। मोहुआ ने अपने भंडारण बैग को देखना शुरू किया तो बैग के एक कोने में लाश को नियंत्रित करने वाली घंटी के अलग अलग हिस्से बिखरे हुए मिले। शव नियंत्रण घंटी को उसकी छोटी बहन द्वारा अलग कर दिए जाने के बाद उसे कभी भी वापस नहीं जोड़ा गया। चूंकि अंदर कोई अच्छे फॉर्मेशन पैटर्न नहीं थे, मोहुआ इसके बारे में भूल गया था। मोहुआ ने लाश को नियंत्रित करने वाली घंटी के इन टुकड़ों को लिया और सरसराहट की आवाज के साथ उन्हें दोनों हाथों से आगे बढ़ाया और मेज पर बिखेर दिया। झांग क्वान ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। ये है मेरी लाश नियंत्रण घंटी। रक्त डोरी, विदेशी पैटर्न, घंटी का शरीर, क्लैपर, सभी अलग अलग हो गए, जैसे कि इसे विखंडित कर दिया गया हो। झांग क्वान ने मोहुआ को घूरते हुए पूछा, तुमने इसे अलग क्यों किया? मोहुआ ने मन ही मन सोचा कि यह वह नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी जिसने इसे अलग किया था। लेकिन उसकी छोटी बहन ने जो कुछ अलग किया वह लगभग वैसा ही था जैसे उसने स्वयं किया हो। तो मोहुआ ने कहा, मुझे यह मनोरंजक लगा, मैंने इसे थोड़ा अध्ययन करने के लिए अलग किया। झांग क्वान को अपने सिर पर सुन्नपन महसूस हुआ। काफी देर बाद वह अपने आपे में आया और एक एक शब्द बोला, और मेरे पूर्वजों का चित्र। ये सुनकर लू चेंगयुन की अभिव्यक्ति भी कठोर हो गई और उसकी निगाहों में इच्छा का संकेत दिखाई दिया। मोहुआ कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन वह जानता था कि वह इस समय बड़ी तस्वीर को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए अनिच्छा के साथ उसने पैट्रिक मास्टर चित्र की गठरी निकाली। झांग क्वान को अपराधबोध और खुशी दोनों महसूस हुई। लापरवाही के एक क्षण में अपने पूर्वज को खो देने तथा अपने पूर्वजों का अपमान करने का दोषी। वह इसलिए अति प्रसन्न था क्योंकि अब जो कुछ उसने खोया था उसे पुनः प्राप्त कर वह अंततः स्वर्ग में अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न कर सकता था। झांग क्वान ने तुरंत पैट्रिक मास्टर चित्र छीन लिया, उसे देखने के लिए खोला और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह उनकी पैट्रिक मास्टर तस्वीर थी।
लेकिन जैसे जैसे वह देखता रहा उसके चेहरे की मुस्कान गायब होती गई। कुछ गड़बड़ थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि चित्र में कम लोग हैं? वे कहाँ हैं जहां वे गए थे? झांग क्वान ने अविश्वास से मोहुआ को देखा। मेरे झांग परिवार के पूर्वज कहाँ हैं? मोहुआ ने अपने हाथ में ली हुई तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वे तस्वीर में वहीं नहीं बैठे हैं? झांग क्वान ने गुस्से से पूछा, आंकड़े कम क्यों हैं? मोहुआ ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? गुस्से से भरकर झांग क्वान ने जोर देकर कहा, तस्वीर आपके हाथ में थी, आपको कैसे पता नहीं चला? मोहुआ ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, शायद वे घूमने गए होंगे। झांग क्वान का मुंह खुला का खुला रह गया। आगंतुक, आगंतुक। हम। मोहुआ ने सिर हिलाया, जैसे कि यह सबसे स्वाभाविक बात हो। इतने लंबे समय तक रहने के बाद वे थोड़ा घूमना चाहेंगे, है ना? बस बात यह है कि साधना जगत बहुत खतरनाक है। अगर आप वहां गए तो शायद वापस न आए। अगर आप खतरे में पड़ गए और कोई बुरी चीज आपको खा गई तो ये भी संभव है।